Okay, friends, now yes, YouTube live ये हो चुका है YouTube live. Good morning friends. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवनी परमार. फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र परमार है, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और गुजरात, अहमदाबाद गुजरात से हम लोग. हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है और लोग बहुत ही एक्साइटेड है ना? प्लीज अपना थंब दिखाइए. एक्साइटमेंट अनम्यूट तो सबको नहीं कर सकते, पर अपना थंब दिखा के आप अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं फ्रेंड्स. आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मुझे उन लोगों को होस्ट करने का मौका मिला है जो हमारी इंस्पिरेशन है. जब हमने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया था तो बहुत कुछ शुरू के दिनों में ही हमने उन लोगों को एज ए कपल काम करते हुए देखा, हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में काम करते हुए देखा. तो हमने भी तब ये फैसला लिया था कि हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे. तो आज हम बहुत ही खुश हैं. दूसरी खुशी की बात ये है कि वो आज अल्पेश सर की टीम में नंबर 1 पे है, गुजरात में सेकंड नंबर पे है. करीबन 8 लाख से ऊपर की इनकम वो पर मंथ ले रहे हैं, वो भी सिर्फ 5.5 साल में. ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और सूरत, डायमंड सिटी सूरत से है. सूरत में उन्होंने अपना एक बहुत ही आलीशान घर बनाया है जो अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ का है. तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी. और एक चीज बोलूं फ्रेंड्स, जब आपको टॉप 5 में आना है ना, तो क्या करना है, टॉप 5 को ही देखना है. तो हम भी जब मोदी केयर में आए तो हमने भी वही देखा कि ऊपर कौन है, वो कैसे काम करते हैं, उनको फॉलो किया. ये बोलूं ना तो कॉपी पेस्ट का बिजनेस है. यहाँ कॉपी करने से शाबाशी मिलती है. कोई ये नहीं बोलता कि ये मेरी कॉपी कर रहा है, उल्टा लोग खुश होते हैं ना. तो बस सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना है, टॉप 5 को देखना है, उनका वो कैसे काम करते हैं उनको सुनना है, समझना है, और वही चीज नीचे पेस्ट करनी है. तो ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है. तो आज बहुत ही ओपन माइंड से हम ये डायनेमिक कपल को सुनेंगे कि जीरो से हीरो कैसे बने, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या क्या तकलीफें आई और कैसे ये लेवल पे पहुंचे. ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, आप जहां भी है अनम्यूट नहीं कर सकते पर थंब दिखाइए या क्लैपिंग करिए. हम स्वागत करेंगे फोरम मैम और मितेश ठक्कर सर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, सूरत, गुजरात. वेलकम मैम, वेलकम सर. वेलकम मैम, वेलकम सर. Thank you so much, madam, sir. Thank you so much. थैंक यू. वेलकम, वेलकम. नमस्कार दोस्तों, मैं फोरम ठक्कर. मैं मितेश ठक्कर. बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने इनवाइट किया है, और मैम आपको और सर को थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें आपके ग्रुप में इनवाइट किया, मौका दिया कि हम कुछ लोगों को बता सके. और अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे से इंस्पायर होता है और अगर बढ़ता है तो वो हमारी खुदकिस्मती होगी. राइट मैम? यस मैम. पूरी कोशिश करूंगी कि जो बिजनेस में हम कैसे आगे आए, कैसे शुरुआत की, कैसे स्ट्रगल पड़ी, वो सारा हम दिल से बताएं. यस मैम. थैंक यू मैम. दोस्तों, मेरा नाम फोरम ठक्कर है. लगभग 5.5 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड मितेश ठक्कर ने ये बिजनेस की शुरुआत की थी. दोस्तों, मैं शुरुआत से अगर बात करूं तो जब ये बिजनेस मेरे घर में आया तो मेरे हस्बैंड मितेश ठक्कर लेके आए थे. लेकिन जब वो बिजनेस लेके आए तब मैं बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं थी. क्यों रेडी नहीं थी? क्योंकि मेरे माइंड में काफी सारे कंफ्यूजन थे, काफी सारे डाउट्स थे. ऐसा कह सकते हैं कि काफी सारी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, और वो नेगेटिविटी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से थी. इसलिए वो थी. जब तक वो क्लियर नहीं होती तब तक मैं भी बिजनेस के लिए कैसे रेडी होती. तो जब वो बिजनेस लेके आए तो मैंने कहा ठीक है, आप करो ये जो भी नेटवर्क मार्केटिंग है. पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि मितेश ने पहले एक कंपनी की थी जिसमें उन्होंने काफी बहुत ही बड़ी टीम बनाई थी. लगभग 54,000 लोगों की टीम बनाई थी, एक ही साल में बनाई थी. और हम लोग टॉप पे पहुंच गए थे और वो कंपनी बंद हो गई और हम लोग नीचे आ गए थे. प्लस एक कंपनी ऐसी थी कि वो बहुत ही बढ़िया ब्रांड थी, बहुत ही, लेकिन वो इतनी महंगी थी कि हमको ही वो मतलब हम ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. तो लोगों को कहाँ हम बता पाएंगे. और दूसरे एक कंपनी ऐसी थी कि जिसमें प्रोडक्ट्स रीजनेबल थे लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी नहीं थे. ऐसा नहीं लगता था कि हम इसका इतना पैसा दें, और ऐसी क्वालिटी नहीं थी. उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी कि हम लोगों के साथ शेयर करें
भाई ये बिजनेस आप यूज करके देखो, देखो कितनी बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐसे तो मार्केट में है ही नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते थे। तो वो इतना मजा नहीं आया। तो यानी दिमाग में घर कर गया कि अगर कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर प्राइस नॉर्मल है तो वो अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो ऐसे कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव थी। प्लस ये जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन हुई थी तब हमारे जो वार्म सर्कल है, वार्म सर्कल में जब भी मैंने बात किया तो नेटवर्क मार्केटिंग की जैसी ही बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो पहले से ही वो हमको डिमोटिवेट कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कोई मना कर रहे हैं, कंपनी भी ऐसे आ रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी फ्यूचर नहीं बन सकता। लेकिन जब मेरे घर में मोदी केयर आए, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स आए, तो मितेश जी ने ये बताया कि कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मुझे तो मना मत करो। एक समय ऐसा भी था कि मैं इतनी कंटाल गई थी कि मितेश जी से मैंने साइन भी करवाई थी कि कभी भी आप एक भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की घर में नहीं लाएंगे। लेकिन जो मितेश जी की सोच है ना, और उनकी उनकी साइन भी मैंने करवाई थी कि अभी कभी भी घर में कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आएगी, क्योंकि इतने हमने धोखे खाए थे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वो बोले कि देखो, उनकी एक सोच है कि भाई हम जो भी काम करते हैं ना उसके साथ एक एक्स्ट्रा इनकम हमारी होनी ही चाहिए, और उनको बेस्ट वे एक्स्ट्रा इनकम का नेटवर्क मार्केटिंग ही लगता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी लाइफ बन सकती है। उनका बहुत ही उन्होंने स्टडी किया था, तो वो अपने हिसाब से सही थे, मैं मेरे हिसाब से सही थी। लेकिन जब मोदी केयर फाइनली घर पे आया तो मैंने बोल दिया था कि भाई मैं तो नहीं करूंगी, तो बोले कि नहीं, फिर मैंने भी छोड़ दिया, चलो ना कोई बात नहीं, अभी लाए हैं तो ठीक है, प्रोडक्ट तो आए हैं सामने, पैसा अगर डाला है लेकिन सामने प्रोडक्ट भी मिल गया तो घाटे का कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप करो, मैं नहीं करूंगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक काम करो, बिजनेस तो मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगा, डेवलप मैं करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ मुझे प्रोडक्ट यूज करके बताना है कि ये प्रोडक्ट कैसे है, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसे हैं जो घर में यूज होते हैं। मैं तो ज्यादातर साबुन, शैम्पू वगैरह यूज करने वाला हूँ, हेयर ऑयल वगैरह यूज करो या डीओ यूज करोगे, बाकी काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो तुझे घर में चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे घर में लगभग 5-6 हजार के उस टाइम पे प्रोडक्ट आए थे, और मुझे बहुत अच्छे लगे प्रोडक्ट्स। लगभग 2 महीने तक मैंने वो प्रोडक्ट्स को यूज किया, लेकिन रिव्यूज मैंने उनको तुरंत ही दे दिया था। लेकिन मेरे दिमाग में चलने लगा था कि ये प्रोडक्ट जोरदार है, क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे मिले थे। मेरे बेटे को अच्छा रिजल्ट मिला, मेरी सासू माँ को मिला, मुझे खुद को मिले, मेरे मेरे सेंसिटिव दांत थे तो मुझे उसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, तो ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये करने जैसा है। मैं सोच रही थी कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। फिर फाइनली आंसर आया कि जाने के लिए कुछ नहीं, आने के लिए बहुत बहुत कुछ है। और जिसने भी मना किया था वो कुछ उनके भी मेरी तरह डाउट्स होंगे, इसलिए उन्होंने मना किया होगा। इसलिए मैंने अपनी सोच को मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया, प्रोडक्ट्स को अपनाए, फिर कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया, और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। मैंने प्लान नहीं देखा था, क्योंकि प्लान में मितेश मास्टर थे, क्योंकि अगर अच्छा इनकम होती है तो ही वो सिलेक्ट करते हैं, इनकम अच्छी नहीं होती है तो वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो मैंने प्लान नहीं देखा था, सिर्फ 2 चीज ही देखी थी कि प्रमोटर सही है कि नहीं और प्रोडक्ट्स अच्छी है कि नहीं। 2 महीने तक लगातार मैंने इतने सारे कंपैरिजन किए थे, काफी सारे लोगों से मिली। मैंने चाय की पत्ती, तो मैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको पता होता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, उसको मैंने बताया, पहले बताती थी, फिर पूछती थी इसका दाम क्या होना चाहिए और इसकी क्वालिटी क्या है। जब उन लोगों की तरफ से सेटिस्फेक्शन आंसर मिला, मुझे काफी सारे रिजल्ट मिले, काफी सारे कंपैरिजन किया प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज, फिर मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्ट दमदार है, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे करना है। मेरा काम बस इतना ही है कि मुझे सिर्फ लोगों के साथ शेयर करना है, मेरे जैसे लोग मुझे मिल ही जाएंगे। जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया वैसे कई सारे लोग ऐसे मेरी राह देख रहे हैं कि भाई आप भी मुझे ये प्रोडक्ट दिखाओ, राइट। तो बस मैंने मेरी सोच चेंज की और फिर बिजनेस की शुरुआत कर दी। तो ये मैंने ऐसे शुरुआत की थी। ओवर टू यू मितेश। ओके, गुड मॉर्निंग। अपना परिचय दे दो। गुड मॉर्निंग सर। मितेश ठक्कर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। गुजरात की नंबर 1 कॉलेज सूरत में है, SVNIT, वहां से मैंने भी मैकेनिकल किया थी, NIT बाद में हुई। पर मैं शुरुआत से ही, बचपन से ही बड़ा एम्बिशियस था। मेरी बात बताऊं तो, मैं बैकग्राउंड थोड़ा बताऊं कि पहले से ही मैं स्टेज पे था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने स्टेज पे पहला शो किया था, यानी कि स्टेज फियर मेरा पहले से ही निकल गया था। मैं लॉन टेनिस में नेशनल लेवल तक जाके आया हूँ, स्विमिंग कंपटीशन में नेशनल लेवल तक जाके आया हूँ, सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन में पूरे सूरत डिस्ट्रिक्ट में मेरा नंबर आया है। अच्छा गाना भी मैं गा लेता हूँ, आज भी एक गाना हो जाएगा, सुनाऊंगा मैं।
राइट। यानी गरबा डोडिया में भी मैं कितने प्राइज ले चुका हूं, यानी मैं पहले से ही कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था और सब में विनर बनने की कोशिश करता था। मुझे लूजर का लेबल पसंद नहीं था, जो भी करो वो विनर बनने के लिए करो वरना मत करो। तो जब भी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फाइनल ईयर में ही मैं कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू के थ्रू 7th सेमेस्टर में मैं एसआर स्टील लिमिटेड में सिलेक्ट हो गया था, यानी कि मुझे वहां पे जॉब करने जानी थी, राइट। तो जैसे ही जॉब की मेरी शुरुआत हुई और मुझे समझ में आ गया था कि जॉब यानी जस्ट ओबे बॉस, उसका फुल फॉर्म, यानी कि बॉस जो बोले वही करना है, हमारा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे दिमाग की वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ डिग्री की वैल्यू होती है। डिग्री हमने ले ली थी और बस जो बॉस बोले वो करना है। मैंने 9 साल जॉब की, पर वहां पे भी दिल से काम किया। हर 3 साल में मैंने प्रमोशन लिए, हर साल हाईएस्ट रेटिंग मुझे मिलता था। यानी जो भी मैं काम करता था सीरियसली काम करता था, क्योंकि पहले से ही मैं सोचता था कि मेहनत करने पे ही विनर बना जा सकता है, वरना हम लूजर बन के रह जाते हैं। 9 साल जॉब करने के बाद मैं कंटाल गया था। फिर मैंने सोचा कि कुछ जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, तो ट्रेडिशनल बिजनेस ट्राई किया। और ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए पैसे तो थे नहीं, तो इन्वेस्टिंग पार्टनर किसी और को बनाया, और 2 वर्किंग पार्टनर थे और मैं तीसरा वर्किंग पार्टनर, यानी कि 4 पार्टनर ने मिलकर एक कंपनी लगाई, एक फैक्ट्री लगाई, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और इंजीनियरिंग आइटम का ही था, और इंडिया लेवल पे पहुंचाने का काम मैंने किया। सेल्स डिवीजन का मैं हेड था, यानी पहले से सेल्स डिवीजन मुझे पसंद था, बोल बोल करना मुझे पसंद था, राइट। क्योंकि आगे जो मैडम ने बताया, मैं 1-2 कंपनियों में हजारों की टीम बना चुका था, उसमें पता चल गया था कि बोलने से पैसे आते हैं। यानी मैं अपने आप को अमिताभ या शाहरुख खान से कम नहीं समझता था, राइट। तो बोलने से पैसे आते हैं और बोलने से जिंदगी बन सकती है, हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए आ सकते हैं, ये मुझे पता था। तो ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने इंडिया लेवल पे पहुंचाया हमने सबने मिलके, पर उसमें भी वही तकलीफ थी जो मुझे जॉब में तकलीफ नजर आई थी, टाइम फ्रीडम नहीं था। पैसे तो आ रहे थे, जिस फील्ड में मेहनत करो पैसे आते हैं, पर टाइम फ्रीडम नहीं था। जॉब में भी मेरा जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम फिक्स नहीं था। बिजनेस में भी सुबह 9 बजे मैं ऑफिस जाता था, रात के 9 बजे के बाद ऑफिस से आता था। यानी कि बिजनेस हो या जॉब हो, 12-14 घंटे काम करना ही पड़ता है, ये मुझे समझ में आ चुका था। और जॉब में तो चलिए 1 या 2 संडे छुट्टी भी मिल जाती थी, पर बिजनेस में तो एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी। 365 दिन हमारा काम 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 होता था। मंडे टू फ्राइडे सूरत या उसके आसपास डेवलप करते थे, और सैटरडे संडे मेरी हमेशा कोई ना कोई टूर होती थी। कभी सैटरडे संडे मैं दिल्ली होता था, कभी जयपुर, कभी भुवनेश्वर होता था, कभी चेन्नई होता था, कभी हैदराबाद होता था, कभी पुणे होता था, कभी अहमदाबाद में होता था, राइट। हमारे सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और उनकी टीम में डीलर्स। यानी नेटवर्किंग तो पहले से ही मुझे समझ में आता था। एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता है, वो डीलर को अपॉइंट करता है, और उसके नीचे टर्नओवर होता है, राइट। यानी नेटवर्क के साथ कोई भी बिजनेस हो सकता है, और बिना नेटवर्क के कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं गया था। यानी कि जब जॉब में और बिजनेस में दोनों में मुझे टाइम फ्रीडम नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचते रहता था कि ऐसा कौन सा बिजनेस आएगा जिसमें मुझे पैसों के साथ फ्री टाइम भी मिलेगा, और फ्री टाइम मिलेगा उसमें हम लाइफ एंजॉय करेंगे। पैसे तो कमाने ही हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने हैं। पहले से एम्बिशियस था कि करोड़ों का घर होना चाहिए, लंबी लंबी गाड़ियां होनी चाहिए, और फॉरेन टूर जाते हुए होने चाहिए हर साल। पर मोदी केयर से पहले ये कुछ भी नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं। हाँ, मोदी केयर से पहले मैंने एक भी फॉरेन ट्रिप ना की थी, ना फैमिली को करवाई थी, राइट। और हमारी बड़ी प्यारी सी गाड़ी थी, राम प्यारी अल्टो, मारुति अल्टो, राइट। क्योंकि इतने पैसे बन ही नहीं पाते हैं जॉब में या कोई भी बिजनेस में। बिजनेसमैन क्या सोचता है, भाई जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको बिजनेस में डालते जाओ और बिजनेस बड़ा करते जाओ। तो हम कुछ ऐसा ही था, जितना हम प्रॉफिट शेयरिंग लेते थे, जितनी जरूरत होती थी घर चलाने के लिए, उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग बाहर निकालते थे। बाकी प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देते थे बिजनेस को बड़ा करने के लिए, राइट। यानी कि ना ही फॉरेन ट्रिप करते थे, ना ही हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, अल्टो थी मारुति की। और जो मैं सोचता था कि बड़ा करोड़ों का घर होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं था। एक 80 वार का रो हाउस था, छोटा सा, राइट, जो मेरे नाम पे ही था, यानी कि घर का ओनर तो था ही पहले से। यानी कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ थी।
ऐसा कह सकते हैं कि इतना कुछ खास नहीं था हमारे पास। और जब आज से करीब 5.5 साल पहले मुझे मोदी केयर दिखाया गया, थैंक्स टू अल्पेश गज्जर सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि उनकी वजह से आज हम मोदी केयर में हैं। हाँ, उनको मिलने के लिए मैं बड़ौदा आया था और फिर सुरेखा मैडम का मुझे सेमिनार अटेंड करवाया था, और इतना समझ में आया था कि इंडिया की नंबर 1 लेजेंड लेडी अगर सुरेखा मैडम का प्रेजेंटेशन अटेंड कर ले तो और कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो सुरेखा मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जैसा अवनी मैडम, जितेंद्र सर बोले थे कि कभी उन्होंने हमारा सेमिनार अटेंड किया था और इम्प्रेस हुए थे और इंस्पायर हुए थे मोदी केयर करने के लिए, वैसे मैं सुरेखा मैडम का सेमिनार अटेंड करके इंस्पायर हुआ था कि अगर ये एक लेडी बोल रही है कि 30-40 लाख महीने के कमा रही है और उनका 2.5 साल का छोटा बेटा था, तब से लेके स्टार्ट किया था उन्होंने, और मोदी केयर की इंडिया की नंबर 1 अर्नर है, तो एक लेडी कर सकती है तो मैं तो कर ही सकता हूँ, राइट। अगर वो मर्सिडीज में घूम सकती है तो मर्सिडीज मेरी पहले से कमजोरी रही है। वो ऐसा बोल रही थी कि मेरा घर हेलीपैड वाला होगा, हुआ नहीं था उस वक्त, होगा, पर वो आज हो चुका है, उनकी बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड है। तो यानी कि वो जो 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 बोल रही थी सीधा इधर गुजरा था और दिल में जा रहा था कि यार ये तो मेरे जैसा सोचती है, और अगर इनको ये सब कुछ मिल रहा है या मिलने जा रहा है तो ये मेरे लिए परफेक्ट रास्ता है, राइट। और ये रास्ते पे चलने से मेरी जिंदगी बदल सकती है। और उस दिन मुझे इतना समझ में आया जो सुरेखा मैडम ने कहा था कि मितेश जी, उन्होंने मुझे नाम लेके, मैंने जब सवाल पूछा था तो मुझे नाम लेके बताया था कि मितेश जी, अगर जैसा मैं बता रही हूँ वैसा अगर आपने 2 से 3 साल किया तो आप महीने की 5 लाख की इनकम पे इजीली पहुंच सकते हैं। बस वो दिमाग में घुस गया था यार, 2 से 3 साल, बस मैंने तो सालों निकाल दिए जॉब में, सालों निकाल दिए बिजनेस में, 5 लाख महीने की इनकम पे मैं नहीं पहुंचा। और अगर मैडम बोल रहे हैं कि जैसा मैं बता रही हूँ सिस्टमेटिक वर्क करने से 2 से 3 साल में महीने की 5 लाख की इनकम पे पहुंचा जा सकता है, तो बस और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। मैं खुश हो गया था एकदम कि चलो अब तो 5 लाख महीने के आने ही वाले, और जो मैडम ने बताया है वो तो एकदम आसान है, और जो उन्होंने सिस्टम सिखाई थी वो तो एकदम आसान है। बोले ये तो मैं कर ही सकता हूँ। उन्होंने कहा था 300-400 लोगों का लिस्ट बनाना है, बोला बना लेंगे। उन्होंने ऐसा कहा था कि रोज वर्क करना पड़ेगा, चलो वो थोड़ा मुश्किल है पर कर लेंगे रोज रात को, क्योंकि सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मैं अपने बिजनेस में ध्यान देता था, और ये भी मेरा ही बिजनेस था तो मुझे इसमें भी तो ध्यान देना ही था मोदी केयर में, क्योंकि मैं ही लेके आया था। 12-1 बजे तक हम मोदी केयर करते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। इसको भी जगाता था, बोले सपने पूरे करने हैं तो जागना पड़ेगा। वो कभी कभी क्या होता था, मेरा प्रेजेंटेशन पूरा हो, मैं वाई क्लियर करता था, फिर उनको प्रोडक्ट डिवीजन देता था और फिर प्लान डिवीजन मैं लेता था। इस तरीके से हमने मीटिंग के हिस्से कर दिए थे। तो जैसे ही मैं वाई क्लियर करवाता था तब तक मैडम का मैं चेहरा कई बार देखते रहता था, वो नींद में आ रही होती थी, और तुरंत मैं उनको प्रोडक्ट डिवीजन दे देता था, फिर उनकी नींद उड़ जाती थी। और फिर जब वो प्रोडक्ट डिवीजन खत्म कर लेती थी और बिजनेस प्लान मुझे शो करना होता था, तब वो कुछ बोलती थी कि चलो मैं आती हूँ बाहर जाके। मैं समझ जाता था ये गाड़ी में जाके सो जाएगी क्योंकि उसको रोज सुबह 5 बजे उठना होता था, और सुबह कोई भी लेडी 5 बजे उठती है, घर संभालती है, बच्चे को तैयार करना होता है स्कूल के लिए, अपने लिए भी सुबह टिफिन बनाना या नाश्ता बनाना होता है, घर का खाना बनाना होता है, घर का सारा काम करना होता है। हम इतने अमीर नहीं थे कि भाई घर में 12 घंटे की काम वाली रखे या जो भी नौकर जाकर रखे, यानी सब काम फॉर्म मैडम अकेले ही घर पे करते थे। तो बिजनेस के साथ, घर के साथ सब कुछ मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है, राइट। तो वो रात को मेरा सेशन जैसे ही आता था गाड़ी में जाके सो जाते थे, और ऐसी मेहनत करके हमने ये हासिल किया है। और सही मत बताऊं कि 1 साल सीरियसली मेहनत करने के बाद दूसरे साल से ही हमने हर साल 2 फॉरेन ट्रिप फ्री में लेनी स्टार्ट कर दी थी, और एक डोमेस्टिक फैमिली के साथ। और एक ही साल सीरियसली काम करने के बाद दूसरे साल से हर साल हमारी कार आई है, गाड़ी, राइट। 5 साल में 4 गाड़ियां ले चुके हैं, और 6ठा साल है, 5वीं गाड़ी आने जा रही है, राइट। और इस बार तो मर्सिडीज का ही प्लानिंग है, राइट। और मेरी मर्सिडीज पहले से, बचपन से मैं मर्सिडीज ही देखता था, फिर मुझे कोई बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर पसंद नहीं आती, बस मर्सिडीज। जो एक बार दिमाग में घर कर जाए ना, वो फिर पहला प्यार है मेरा मर्सिडीज, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, सही बात है।
राइट। तो इस हिसाब से काम करते गए तो 4 गाड़ियां आई हैं अब तक, 7 फॉरेन ट्रिप पे जाके आ चुके हैं, 2 फॉरेन ट्रिप अचीव कर ली थी पर इस साल कोरोना की वजह से जा नहीं पाए, यानी कि 9 फॉरेन ट्रिप, 4 गाड़ियां और नया 4 करोड़ का घर। मेरे हिसाब से इतना किसी को बताना इनफ है कि मोदी केयर करना चाहिए, राइट। हमारी टीम में 400 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं, पर बताते हुए खुशी होती है कि ये 400 फॉरेन ट्रिप अचीवर में से 450 करीब करीब लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं। चेहरे पे जो खुशी छलकती थी ना, उससे मैं समझ जाता था ये पहली बार बैठे हैं फ्लाइट में। सही बात है। मैं चेहरा ही देखता रहता हूँ जब फॉरेन ट्रिप पे जाता हूँ तब, कि लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। लोगों को खुशी मिलेगी तो उनकी ओर से हमको दुआएं मिलेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, समझता हूँ, राइट। और 44 घरों में हमारे बाद 44 घरों में हमारी टीम में फ्री की गाड़ियां आ चुकी हैं अपने कार फंड से, मोदी केयर से। और हमने तो 4 करोड़ का घर ले लिया है, जो आप देख रहे हैं, अच्छा सजाया हुआ है, पीछे दिख भी रहे, पर्दे वर्दे लगे हुए हैं। एक एक आप रूम देखोगे खुश हो जाओगे। अल्पेश सर खुद आके खुश हो गए। अच्छा, जितेंद्र सर तो आ चुके हैं हमारे घर पे। यस। अवनी मैडम रह गए हैं बाकी, बाकी फाल्गुनी त्रिवेदी मैडम, सुनील लामोरिया सर, ये सारे जीबीडीज हमारे घर आ चुके हैं। अल्पेश सर भी आ चुके हैं और अल्पेश सर खुश हो गए कि मेरी टीम में क्या, पूरे मोदी केयर में ऐसा किसी ने घर नहीं बनाया है। वैसा हमने 4 करोड़ का 5000 स्क्वायर फीट का करीब करीब घर है हमारा, और वो भी सूरत के नंबर 1 पाल एरिया में, सबसे महंगे एरिया में, जहाँ पे अभी रेट चल रहा है करीब 7 से 8 हजार रुपए स्क्वायर फीट। तो ऐसा कह सकते हैं कि मोदी केयर जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता है, अगर आप चाहें तो। आप चाहें तो ने तो चाह लिया है। बस अभी आखिरी मेरा तो मर्सिडीज का सपना बाकी है, मेरा पहला प्यार, वो भी आ जाएगा। मैं दूसरा प्यार है, पहला तो मर्सिडीज है। बचपन से मर्सिडीज के सपने देखता था, ये तो मेरी लाइफ में बाद में आई, राइट। तो यानी कि बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप सीरियसली चाहो। दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि हमने क्या पाया, लेकिन वो कैसे पाया वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। जब डिसीजन ले लिया, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको मोदी केयर बिजनेस में सक्सेस चाहिए ना, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, वो पॉइंट्स लिख दीजिए और उतना आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे ना तो बिजनेस में कभी भी आगे नहीं आएंगे, और हमारी सक्सेस का राज भी यही है, राइट। तो पहले हमने जो डिसीजन लिया था, वो डिसीजन लेना ये बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं नेगेटिव थी। मैंने डिसीजन, हालांकि मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैंने उनके ऊपर भी विश्वास नहीं किया था। जब तक मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे, मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगी, तब तक मैंने डिसीजन नहीं लिया था। और जिस दिन डिसीजन लेते हैं ना, उस दिन ही हमारे अंदर ऑनरशिप आनी चाहिए, भाई मेरा बिजनेस है और मुझे ही इसको डेवलप करना है, राइट। हालांकि बिजनेस मोदी के मितेश लेके आए थे, मेरे से ज्यादा वो ज्यादा जानते थे, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट्स उनको ज्यादा समझती, लेकिन फिर भी मैंने उनको ये बताया कि मुझे ये बिजनेस करना है तो मेरे नाम की आईडी डालो, राइट। मुझे इसके अंदर पैसा कमाना है, और प्लस मैं आपके पास जो भी बिजनेस है वो सीखूंगी, लेकिन करूंगी मैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपके अंदर ओनरशिप आनी बहुत जरूरी है। हालांकि मितेश ने ऑलरेडी मेरे नाम से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और मैंने उनको बता दिया था कि यहाँ पे जो भी इनकम आएगी ना वो मेरे नाम की, आपको दूसरी आईडी लगानी है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे तो यही चाहिए, राइट। तो मैंने बोला कि मुझे मेरे पैसे मैं ही खुद यूज करूंगी तो ही मैं काम करूंगी, अदरवाइज नहीं। तो बोले कि ये तुम्हारे अकाउंट में जो भी पैसे आएंगे ना वो तेरे, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तू काम कर। मैंने कहा ठीक है। तो पहले दिन से मैंने डिसीजन ले लिया था। जिस दिन डिसीजन ले लिया उसी दिन से सीरियसली काम मैंने करना स्टार्ट किया था। और मैं एक जगह पे डेमो देखने के लिए गई थी, मितेश जी मुझे लेके गए थे, उनके फ्रेंड आए थे और उन्होंने पूरा डेमो दिखाया था, और डिसीजन ले लिया, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया, डेमो देखने के लिए गई, फिर घर पे आई, तुरंत ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, तुरंत ही डेमो देखा। देखो उस टाइम पे मुझे कोई शुरुआत सिखाने वाला नहीं था कि भाई आपको शुरुआत कैसे 10 कदम ऐसे लिस्ट बनाना है, ऐसे शेयर करना है, ये करना है, सपोर्ट चार्ट। मेरा सपोर्ट तो यही था, मुझे तो इनसे ही सब कुछ पूछना था, राइट। तो ये कुछ भी मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे जितना मुझे दिमाग में घुसता था वो मैं करती गई। यानी कि जो भी आपको समझ में आता है उसको तुरंत ही आप एक्शन में कन्वर्ट कर दो, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले डिसीजन होता है,
डिसीजन के बाद ओनरशिप होती है, और डिसीजन में ही कमिटमेंट होता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है ना, कभी भी ये डिसीजन के ऊपर मैं फिरूंगी नहीं। ये डिसीजन को मुझे कैसे भी करके प्रूव करना ही करना है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है। तो सही डिसीजन मुझे प्रूव करना था, ये बहुत जरूरी होता है। फिर काम करने की शुरुआत की, जो डेमो देख के आई ना, उसके बाद मैंने तुरंत ही मुझे लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको सजेस्ट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट है इसको सजेस्ट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट इसको सजेस्ट कर सकते हैं। देखो, मैंने पहले ना बिजनेस किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि मैं जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगी ना, तो सामने वाला वापस जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था ना, ऐसा ही बात करेगा। तो मैंने क्या किया, जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, तो मैंने भी प्रोडक्ट से ही शुरुआत कर दी थी। लोगों को मैं प्रोडक्ट बताती थी, लेकिन उसके साथ मैं उसके फायदे बता के ज्वाइनिंग भी ले लेती थी। मैंने पहले दिन से मैं कभी भी बेचती नहीं थी, उसका ज्वाइनिंग तो मैं ले ही लेती थी कि देखो, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये डीपी प्राइस में पड़ेगा, आपको ये ऑफर मिलेगी, आपका लॉयल्टी में आ जाएगा अगर दूसरी बार लोगे। तो ये पूरा बेनिफिट कैलकुलेशन समझाने के बाद ही उसका मैं ज्वाइनिंग लेती थी और उसका मैं ऑर्डर लेती थी। तो वैसे शुरुआत हुई। लेकिन क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो काफी सारे दिक्कतें भी आती है। तो मुझे भी काफी सारे दिक्कतें आई। पहले तो घर को मैनेज करना, उससे पहली दिक्कत आती है घर से, राइट। लेकिन जो हमने डिसीजन लिया होता है ना, तो जब डिसीजन लेते हैं तो जैसे पागलपन सा सवार हो जाता है कि कैसे भी करके ये हमको करना ही करना है। तो वो जब पागलपन आ जाता है ना, तो हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। तो वो पागलपन आना बहुत जरूरी होता है। और मेरे अंदर तय कर लेती हूँ ना कि ये मुझे करना है, फिर कुछ भी हो जाए, भगवान भी आके मुझे मना करे कि नहीं करना, मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये करना ही है, राइट। तो ये मैं इतनी जिद्दी हूँ। और वो कहते हैं, होते ना, बहुत जिद्दी होते हैं। तो काठियावाड़ी का खून मेरे अंदर था। मेरी लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन खून मेरे अंदर था, तो वो जिद्दीपन मेरे अंदर था। तो मैं आज भी ऐसी ही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि बस ये करना ही करना है। तो घर को मैनेज करना, मेरा बेटा वो बहुत ही छोटा था, लगभग 8-9 साल के आसपास का था। मुझे उसके पीछे घूम घूम के उसको खाना खिलाना पड़ता था, तब वो खाना खाता था। सासू माँ जो थी वो बेड रेस्ट पे थी, तो उनका भी पूरा ध्यान रखना था। मितेश जी पूरा दिन बिजनेस के लिए बाहर जाते थे, तो सबका घर का, यानी कि लाइट बिल वगैरह भरना, बैंक में जाना, ये भी सोशल जो भी काम था, सब कुछ मेरे ऊपर ही था। A to Z काम मेरे ऊपर था। उनको सिर्फ बिजनेस करना ही था। तो ये पूरा घर मैं ही हैंडल करती थी, और उसके साथ मुझे मोदी केयर के लिए टाइम निकालना था, राइट। तो पहले मेरे एक्सपीरियंस था, मैंने काम कर चुकी थी। जब मेरा बेटा 12 महीने का हो गया था, तब से मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। तो मुझे एक्सपीरियंस था कि घर को कैसे मैनेज करना है, घर के लोगों को कैसे मैनेज करना है, वो था। और उस हिसाब से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जो 11 बजे मैं खाना वाना पका के रेडी हो जाती थी, बाहर निकल जाती थी, वापस में 1-2 बजे के आसपास वापस आती थी। घर का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो करके 1-8 घंटे के अंदर वापस बाहर चली जाती थी। शाम को 6-7-8 बजे के आसपास आती थी। रात का खाना वगैरह, सब खाना वगैरह कंप्लीट करके वापस मैं और मितेश चले जाते थे। और ध्रुव का जैसे ही घर पे आते थे, तो ध्रुव का मुंह फुला हुआ रहता था, मम्मी आप तो पूरा दिन मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मुझे टाइम नहीं देते थे। वो टेनिस पे था, तो मैंने उसका टेनिस छुड़वाया, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देता था। मैंने उसको बोला कि देख, तू अगर टेनिस सीरियसली करना चाहता है तो मैं तेरा चलाऊंगी, लेकिन वो सीरियसली नहीं करता था। उसके पापा का शौक था, इसलिए वो करता था कि पापा को अच्छा लगता है ना, इसलिए मुझे टेनिस करना है, बाकी मुझे जरा भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा तेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तेरी वजह से मेरी भी लाइफ खराब हो रही है, तो एक काम कर, तुझे जाना है कि नहीं, हाँ या तो ना बोल। तो उसका जो टाइम था वो मैंने चुरा लिया। बोले कि नहीं मम्मा, मुझे नहीं करना है टेनिस। अगर आप ये बोलोगे कि आज से छोड़ दो, तो मैं आज से छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मैं उसके लिए ऑटो भी कराने के लिए तैयार थी, लेकिन वो बोले कि नहीं, मुझे नहीं करना है। फिर उसका मैंने ये किया। फिर वो ट्यूशन के लिए मुझे जाना आना पड़ता था, तो मैंने घर के पास जो खुद जा सके वैसा ट्यूशन मैंने बंधा लिया, ताकि मुझे उसमें टाइम ना देना पड़े। तो जो टाइम मैं उसको देती थी, वो सारा टाइम मैं मोदी केयर को देने लगी। और उसको मैं समझाती थी, देख बेटा, अभी मैं तेरे पास से तेरा समय चुरा रही हूँ, लेकिन तू याद रखना, 2 साल मुझे दे दे। देख, हमारा ये जो घर है ना, इससे भी बहुत बड़ा घर बन जाएगा। हमारी ये जो गाड़ी ना, इससे भी बहुत बड़ी गाड़ी आएगी। और तुझे प्लेन में बैठना है ना, तुझे कभी प्लेन में नहीं बैठा है ना, तुझे प्लेन में बैठने को मिलेगा, बस तू मुझे 2 साल दे दे, तू इतना समझ ले। तो मैं उसको हमेशा ऐसे पटाती रहती थी, सहलाती रहती थी, और वो मान जाता था। यानी कि और ये मान जाता, लेकिन बच्चा होता है ना, वो हमारी डिमांड तो करेगा ही करेगा। तो जैसे ही घर पे आती थी, मुंह फुला के बैठ जाता था कि अब तुम नहीं थे, ये हुआ वो हुआ, मुझे तो आप टाइम ही नहीं देते, सबके माँ बाप तो ऐसे होते, तुम ऐसा हो वैसा हो। तो ऐसा मुझे भी सुनना पड़ा था, लेकिन वो सुनने के बाद भी मैं करती रही।
ये उनका तो सुनना था, फिर सासू माँ का भी सुनना था। पूरा दिन चली जाती है, बेटा अकेला रहता है, बेटा भी तो ध्यान नहीं रखती। हालांकि सब कुछ ध्यान रखती थी उनके लिए, मैं बीच बीच में आ जाती थी, उनका सब कुछ उनको मिल जाता था, लेकिन उनको ये था कि मेरी बहू है ना, तो वो मेरे सामने रहनी चाहिए। वो एक होता ही है, वो अटैचमेंट होता है, राइट। तो उनको भी आंसर करना, जैसे आते तो उनका भी मुंह फुला रहता, तो उनको भी आंसर करना, प्लस यानी कि घर को तो संभालना, और अगर हम बाहर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस में भी कितनी नो आती है, सब लोग को समझाना, हाँ ना कितना करना, यानी कि बाहर भी टेंशन, घर में भी टेंशन। लेकिन वो तय कर लिया था कि करना तो है, करना ही है इसमें। और मैंने एक गोल सेट किया था 5,000 का। ये 5,000 कमाने के लिए ना मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी, राइट। मेरा इतना बड़ा ड्रीम नहीं था। मैं मेरे बेटे को बोलती थी कि ये आएगा वो आएगा, लेकिन शुरुआत तो मैंने 5,000 से ही की थी कि भाई 5,000 की इनकम आ जाए ना, उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पहले मैं कर लूंगी। अगर 5,000 आएगी ना, फिर दिखा दूंगी ना, तो डेफिनेटली मेरा चेक बढ़ेगा। ये नेटवर्किंग का पावर होता है। तो ये समझ में आ गया था कि मुझे 5,000 के लिए पहले मेहनत करनी है, और वो आने लगे। उसके बाद लोगों को समझाती गई, तो लोग भी करते गए, तो वैसे वैसे इनकम बढ़ती गई। यानी कि 5 लोगों को समझाया कि 5,000 कैसे आते हैं, वो लोग, उन लोगों के 5,000 आने लगे। फिर मैंने बताया देखो ऐसे 25,000 आते हैं, तो 5 लोगों को बताया कि ऐसे 25,000 आते हैं, ऐसा आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा उन्होंने किया, तो हमारे 1 लाख आने लगे, राइट। तो समझ में आ गया कि इसको कहते हैं नेटवर्किंग का पावर, राइट। लेकिन ये जो 5,000 है ना, वो 5,000 कमाने के लिए कितनी मेहनत की, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि यही मेन है, यही मेन है। तो जब बाहर जाती थी ना, तो काफी सारे लोग मना करते, तो अपने माइंड को पहले तो स्टेबल रखना, घर पे आके भी माइंड को स्टेबल रखना, स्माइल से ऑलवेज बात करना, गुस्सा सामने नहीं करना, ये सब कुछ यानी कि पहले तो अपने आप के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है ये बिजनेस में आने के लिए। क्योंकि घर के लोग भी मना करेंगे, बाहर भी मना करेंगे, तो उसमें से हमको बाहर निकलना होता है। दूसरा ये होता है कि बिजनेस की शुरुआत, तो उसमें भी स्ट्रेटेजीज हमको बनानी पड़ती है, और जो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके जो सिद्धांत होते हैं, एथिक्स होते हैं, उसको भी हमको फॉलो करना ही करना है, राइट। तो फिर अपलाइन ने बताया था, ट्रेनिंग मीटिंग में, सेमिनार में बताया था कि भी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाया, फिर उसके हिसाब से लोगों को फोन कॉल किए, मीटिंग करने के लिए डेमो किट तैयार की। पहले मेरे पास डेमो किट नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि लोगों को कैटलॉग लेके बताती थी कि देखो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। लैपटॉप लेके जाती थी, लैपटॉप में सारा प्रेजेंटेशन बताती। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते थे जिससे लैपटॉप देखे वो डर जाते कि यार मुझे तो ऐसा बताना नहीं आएगा, राइट। और कैटलॉग भी, फिर मैं कैटलॉग लेके भी जाती थी कि भी कैटलॉग लेके बताती थी, तो कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था। फिर मैंने देखा कि सारे लोग बड़ोड़ा में तो ना डेमो करते थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी मेरी डेमो किट तैयार करती हूँ। तो मैंने सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, और अलग 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 चीजें इकट्ठा की, और एक डेमो किट मेरी तैयार की, और सबके लिए डेमो करने के लिए मैं जाती थी। जैसे ही डेमो स्टार्ट किया ना, तो बिजनेस थोड़ा अच्छा बढ़ने लगा, राइट। तो समझ में आ गया कि ये बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो डेमो तो करना पड़ेगा, राइट। फिर मेरे साथ जो टीम थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, बिजनेस बढ़ने लगा। बिजनेस बढ़ने लगा तो सारे लोग मुझे ही बुलाने लगे। मैं पूरा दिन बिजी रहती, लॉगिन तो मेरे पास ही आते थे, डेमो तो मुझे ही करने थे। मितेश के बोले कि तुझे तो किसी को ना बोलना आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लोगों को ना बोलना सीख, बोल के लोगों को सिखा, ऐसे लॉगिन करना होता है, ऐसे डेमो करने होते हैं। मैंने कहा लेकिन उनके पास तो कोई सामान है ही नहीं डेमो का। तो बोले कि करके देना पड़ेगा और तुझे सिखाना पड़ेगा, जब तक तू सिखाएगी नहीं ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो काफी सारे लोगों को फिर मैं बिठा देती, चलो मैंने कहा ऐसे ऐसे वेबसाइट ओपन करो, ऐसे आईडी डालो, ऐसे ये सब कुछ डालो, और फिर ऐसे लॉगिन करते। समझ में नहीं आता तो वापस मुझे पूछो, लेकिन अभी मैं आपके लिए लॉगिन नहीं करूंगी, आपको ही करना है, राइट। फिर डेमो के लिए भी मुझे बुलाते थे। फिर मैंने कहा कि चलो आपके लिए मैंने एक डेमो किट तैयार की है, और आपको डेमो करना है। तो मैंने क्या किया, शुरुआत 25 डेमो किट तैयार की, और मेरे जो भी अलग अलग लेख थे, मेरे 5 अलग अलग लेख थे, तो सब लोगों को मैंने, उनके 2-4 लोग और वो खुद, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा किया, और सबको बोला कि चलो ये आपकी डेमो भी, ये आपकी डेमो भी, चलो अभी मैं जिस हिसाब से करती हूँ वैसे आपको भी ये करना है। मैंने बोला चलो 2 ग्लास निकालो, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर 3-4 आइडिन नाखो, चलो 2 ग्लास, चलो हिलाओ, हो गया। बस आपको यही करना है, बताना है सामने को, देखो ये अच्छा हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा है, जो अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा नहीं है, आपको ये यूज करना है। तो मैंने कहा इतना बोलना नहीं आएगा आप लोगों को? हाँ इतना तो आ जाता है, ये तो बहुत ईजी है। तो मैंने कहा चलो अभी करो। तो ऐसे मैंने डेमो की थमाई, वो 25 डेमो की जैसे ही थमाई ना, वो जो बिजनेस है ना वो ब्लास्ट हुआ। फिर तब से यहाँ पे हमको लीडरशिप लेनी पड़ती है,
राइट। Yes. तो लीडरशिप लेनी बहुत जरूरी होती है। फिर क्या किया कि जो भी हमारे नीचे लोग होते हैं ना, उसको बिजनेस प्लान में समझ में नहीं आता था, तो क्या करते थे हम लोग, बिजनेस प्लान के स्ट्रक्चर देखते थे रेगुलर वे में। मितेश रात रात भर जाग के, एंड में जो मंथ एंड होता था उसमें 2-3 रात रात भर जाग के सबका स्ट्रक्चर देखते थे कि किसका कहाँ पे कुछ कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ वो देखते थे। और फिर हम लोग फोन करके बताते आपका ये कम हो रहा है, ये, तो उन लोगों को भी पता चलता था कि भी देखो ये हमारे लिए कितना कर रहे हैं। Mhm. तो ऐसे हम लोग बिजनेस स्ट्रक्चर पे भी इतना ध्यान देते थे, डेमो करवाने के लिए भी इतना ध्यान देते थे, प्रोडक्ट यूज करने के लिए, शेयर करने के लिए इतना ध्यान देते कि आप इस हिसाब से लिस्ट बनाओ, अभी लोगों से बात करो, चलो अभी आप करो। तो ना बोलना फिर आ गया था, और ना बोलते गए थोड़ा ज्यादा, तो लोग इंडिपेंडेंट होते गए। जो हमारे पर डिपेंडेंट थे उससे जगह वो खुद करने लगे, और धीरे धीरे फिर वो बिजनेस बढ़ता चला गया। बिजनेस तो बढ़ता गया, पर साथ में तकलीफें भी बढ़ती गई, क्योंकि एक साल में ही हम महीने की 1 लाख की इनकम पे पहुंच चुके थे। करीब करीब 14 महीने में 1 साल 2 महीने में हम महीने की 1,01,000 की इनकम पे पहुंच चुके थे। और फिर फॉरम मैडम ने कहा कि करीब 2,000 लोगों की अपनी टीम हो चुकी है, अब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बाहर गांव भी बिजनेस जा रहा है, सूरत के बाहर भी जा रहा है, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। बोले आप फुल टाइम आ जाओ। मैंने बोला नहीं, करीब करीब 1 लाख रुपए तो मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में से कमा रहा था, और यहाँ पे भी 1 लाख ही आ रहे थे। तो हमने एक गोल सेट किया था कि महीने की 2 लाख की इनकम पे जब भी पहुंचेंगे मैं फुल टाइम आ जाऊंगा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के, क्योंकि करना ही पड़ता है। जब आप देख रहे हो कि एक 12 घंटे काम करने वाला बिजनेस आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि मैं रोज रात को 2-3 घंटे दे रहा हूँ, उसमें से लाख आने लगे हैं। हालांकि मैडम की मेहनत बहुत थी दिन भर की, पर तब भी अगर मैं भी साथ में जुड़ जाऊं तो ये इनकम फटाफट बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगा था। पर तब भी हमने एक डिसीजन लिया था कि महीने की 2 लाख की इनकम पे पहुंचेंगे तब जाके मैं फुल टाइम आऊंगा। तो 14 महीने में 1,01,000 पे पहुंचे थे, 15वें महीने 1,49,000 का पे आउट, सीधा 49,000 का जंप। और 16वें महीने हमारी इनकम थी 1,82,000, 17वें महीने 1,94,000, और 18वें महीने 2,26,000। दूसरे 4 महीने में ही हम 1,01,000 से 2,26,000 पे पहुंचे, 2.25 लाख की महीने की इनकम पे सिर्फ 1 साल में। और जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि मुझे अब फुल टाइम आना है, तो 19वें महीने से मैं फुल टाइम आ गया। 1.5 साल ही मैंने पार्ट टाइम काम किया, और बाकी 3 महीने में फिर हम 3 लाख के ऊपर चले गए, बाकी 4 महीने में 4 लाख के ऊपर, और बाकी फिर 6 महीने में 5 लाख प्लस। यानी कि 2 साल और 8वें महीने 2 साल और 8वें महीने हम महीने की 5 लाख की इनकम पे थे। Oh my God. और जो सुरेखा मैडम ने मुझे बताया था कि 2 से 3 साल में आप महीने की 5 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हैं, वो हमने करके दिखाया था। यानी Seriously. क्या है, कोई चैलेंज दे दे, कोई टारगेट दे दे ना, तो काम करने का बड़ा मजा आता है, राइट। तो इसी तरीके से हम काम करते गए, लोगों को सिखाते गए। फिर 6 लाख प्लस गए, 7 लाख प्लस गए, अब हाईएस्ट हम 8 लाख प्लस का पे आउट ले चुके हैं। 1 करोड़ आजादी क्लब में आ चुके हैं, साल के 1 करोड़ रुपए के आसपास कमाने लगे हैं, और बड़ा ही मजा आ रहा है जिंदगी में, राइट। ओवर टू यू सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि आपने बताया कि आपने डेमो किट सब रेडी किया, लोगों को लर्निंग प्रोसेस में लाया, सिखाया लोगों को, राइट। तो सर आपकी काफी टीम, हमने सुना है कि लोकल में आपने काफी अच्छा काम किया था, सूरत में काफी अच्छा आपने काम किया, उसके बाद आप आउट ऑफ स्टेशन निकले, राइट। तो सर आपने आउट ऑफ स्टेशन में कैसे अपनी टीम को बिल्ड किया, क्योंकि तब तो ये इंटरनेट का भी इतना ज्यादा वो था नहीं। अभी आज जूम है, तो आप सूरत में, हम अहमदाबाद में हैं, और मेरे काफी लीडर तो कई कई की जगह पर बैठे होंगे, मुझे भी पता नहीं है, फिर भी हम लोग आपकी बात सुन पा रहे हैं। तो आपने किस तरह उस बिजनेस को आउट ऑफ स्टेशन बिल्ड किया था? जी सर, क्योंकि देखिए ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, इसलिए मैं कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ दोनों जब काम करते हैं तो एक और एक 11 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। तो फॉरम मैडम पूरा सूरत संभालती थी, और मैं बाहरगांव संभालना स्टार्ट कर चुका था जब हमारा बिजनेस बाहर जा चुका था। एक जूनागढ़ की बात करूं, ऐसे समझ लीजिए कि सौराष्ट्र हो रहा है, करीब करीब 80% अपनी टीम से हो रहा है, राइट। भावनगर में, राजकोट में, जूनागढ़ में,
गोंडल में, जेतपुर में, आप कितने कौन से कोई भी जिला ले लो, वो जिले में हमारा नेटवर्क है। यानी कि आप देखें तो सौराष्ट्र सूरत से तो काफी दूर है, भी बाहर निकलना होता था, जाना होता था, तो मैं 3-4 दिन के लिए ही निकलता था, राइट। और तब मैं अपना बिजनेस छोड़ चुका था, क्योंकि 2.25 लाख महीने की इनकम तक हमने सूरत से बाहर पैर नहीं रखा है। पूरा सूरत में ही हम महीने की 2.25 लाख की इनकम पे पहुंचे। सर आप ही की तरह आप अहमदाबाद में 3 लाख के प्लस पहुंच चुके हैं। पर अगर हमको अल्पेश सर की तरह, सुरेखा मैडम की तरह, प्रमोद सर की तरह, फिलिप सर की तरह, राइट, लाखों में इनकम करनी है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, तो हमको इंडिया लेवल पे जाना ही पड़ेगा, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, राइट। और मुझे इतना समझ में आ गया था कि बाहर निकलने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। गुजराती में कहावत है, फरे ही चरे, फरवानु आपने चालू कर दी तू। और मैं किस तरीके से शेड्यूल बना के जाता था, ऐसा मैडम ने बताया, हम फोर्सफुली कहते थे कि अगर आपको मोदी केयर में आगे बढ़ना है तो हम जो बोलते हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो मोदी केयर में आगे नहीं बढ़ सकते, आप कोई और कंपनी ढूंढ लो या कोई और अपलाइन ढूंढ लो। जब भी मैं जूनागढ़ जाता था 2-2 दिन के लिए जाता था, पर मैं इंसिस्ट यही करता था, जिसको आगे बढ़ना है पहले ही दिन से उसको डेमो किट हाथ में उठानी पड़ेगी। हम पहले ही दिन से उनको डेमो किट की ट्रेनिंग दे देते थे, डेमो कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दे देते थे, बेसिक सिखा देते थे। उसी वक्त के नए लोगों को कितना प्लान दिखाना है, बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग मैं जब जाता था तब करता था, पर बेसिक जितना बताना है, जैसे कि पहले 60% के जो हम बेनिफिट अभी बताते हैं, 50-60% के बेनिफिट, लॉयल्टी पहले नहीं थी उस वक्त, राइट। डिस्काउंट तो था, ऑफर्स थी और एपीबी था, तो ये 3 मिला के हम जो दिखाते हैं, इतना नए लोगों को दिखाना जरूरी होता था। तो उतना बिजनेस प्लान का मैं एक्सेल शीट में बना देता था और उसकी प्रिंट लेके जाता था कि इतना आपको दिखाना है। पूरा मैं समीर मोदी आजादी प्लान दिखाना कभी इंसिस्ट नहीं करता था, क्योंकि लंबा प्लान है। अगर कुछ बताने जाएंगे तो लोगों को ये लगेगा कि अरे इतना सब कुछ मुझे याद रखना पड़ेगा, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी डुप्लीकेशन जो चीजों का हो, ऐसा इजी वे हम लोगों को सिखाते गए और लोग एक्सेप्ट करते गए, तो हमारी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जहां पे भी हम 1-2-3 बार गए, वहां पे लोग सीख चुके थे और इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगे थे। और फिर जब हर महीने मैं तो जाता ही था, एक टूर तो मेरी होती थी, हर महीने मैं भावनगर एक बार जाता था, हर महीने एक बार जूनागढ़, हर महीने एक बार राजकोट, हर महीने एक बार गोंडल, जेतपुर, गढ़ड़ा, हर महीने एक बार मुझे मुंबई जाना होता था। मेरी महाराष्ट्र में भी लंबी टीम है, मेरा धुलिया जलगांव साइड मुझे हर महीने जाना पड़ता था, राजस्थान में टीम है तो वहां पे हर महीने जाना पड़ता था। यानी कि हर एक स्टेट में हर महीने जाना, यानी कि मेरे 15 से 20 दिन तो मैं सूरत से बाहर रहता था, 15 से 20 दिन सूरत से बाहर। और फॉरम मैडम ने कभी कंप्लेन नहीं की है, उनको समझ आता था कि इंडिया लेवल पे बिजनेस ले जाना है, सुरेखा मैडम अल्पेश सर की तरह कमाना है, तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। सुरेखा मैडम पूरे इंडिया लेवल पे घूमती है, अल्पेश सर इंडिया लेवल पे घूमते हैं, तो हमको भी घूमना ही पड़ेगा। और आज मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि हमारी टीम में चेन्नई में भी सीनियर डायरेक्टर है, जहां से हमको एलपीबी आ रहा है, यूपी बिहार में भी हमारे सीनियर डायरेक्टर्स हैं जहां से हमको एलपीबी आ रहा है, ओडिशा में भी सीनियर डायरेक्टर इन अबोव है जहां से एलपीबी आता है, और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जगह तो है ही है। यानी कि बिजनेस फैलाना बहुत जरूरी है। कोई एक जगह पे साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया या कहीं पे बाढ़ आ गई तो बिजनेस ठप हो सकता है, पर सब जगह तो भूकंप नहीं आएगा, साइक्लोन नहीं आएगा और बाढ़ नहीं आएगी। तो अपना बिजनेस फैलाना जरूरी है और फैलाने के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और उस वक्त अगर आपकी सिस्टम इजीली डुप्लीकेबल होगी तो आप अपनी टीम बाहर गांव भी इजीली डेवलप कर सकते हो, राइट। पर बाहर तो पड़ेगा, मेरा 1-1 महीने 2-2 महीने पहले शेड्यूल बन जाता था कि मुझे कौन सी तारीख को कहां जाना है, राइट। तो परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़े हैं, इसलिए ये 2 साल 8 महीने में हम 5 लाख महीने की इनकम पे पहुंच पाए। बाकी कई सारे लोग मुझे बोलते थे कि हम तो नहीं पहुंच पाए। मैंने बोला आपने किया क्या, मेरे जैसा काम किया, हमारे जैसा काम किया? नहीं, तो फिर कहां से आएंगे 5 लाख? ऐसे 5 लाख नहीं आते हैं, एक्शन से 5 लाख आते हैं, और वो भी प्रॉपर प्लानिंग वाला एक्शन। इसमें मैं और कहना चाहूंगी कि
अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हो, जैसे हमने शुरुआत की थी, तो पहले ही दिन से हमने बाहर का कोई भी लिस्ट बनाया नहीं था। मितेश ने पहले से बता दिया था कि हम जो भी बिजनेस करेंगे ना, क्योंकि पहले की कंपनी में जाते थे, बाहर बाहर का हम बहुत जाते थे और मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए हम दोनों के झगड़े ज्यादा होते थे। तो बोले कि अभी पैसा ज्यादा आए या ना आए, हम लोग यही सूरत में जितना होता है उतना करेंगे, लेकिन साथ में रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो क्योंकि मैं सूरत से बाहर तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे घर संभालना होता था, इनको बिजनेस संभालना होता था। तो शुरुआत 2 लाख तक हम लोग सूरत में ही रहे, और जैसे इन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप किया, उसके बाद हमने बिजनेस को बाहर लेके गए। तो अगर आप शुरुआत करते हो तो आप जहां पे भी रहते हो वहां पे आपको शुरुआत करनी चाहिए। और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ, आप सूरत के हो ना, सूरत में तो सारे लोग करते हैं, लेकिन हमारा अहमदाबाद होता है ना, तो अहमदाबाद में तो सारे लोग ऐसे ही है, यहाँ पे तो ऐसा ही होता है। अगर मान लो कि आपने किसी को सूरत में ज्वाइन किया, तो अच्छा आप अहमदाबाद में आगे बढ़ गए ना, लेकिन हमारे सूरत में तो सारे लहरी लाला है, कोई बिजनेस में मानते हैं। इवन आप सौराष्ट्र में जाओगे ना, तो वहां पे भी आपको ऐसे, यानी कि जहां पे भी जाओगे ना, जैसे ही बिजनेस की बात करोगे ना, तो बोले कि नहीं आपके यहाँ होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। ये कॉमन है, सबके लिए होता है। एक्चुअली ये नहीं होता है, यहाँ पे हमको घुसाना पड़ता है कि बिजनेस धंधा मेरा है, धंधा मेरे को चलाना है। तो धंधा कभी चलता नहीं, उसको चलाना ही पड़ता है, ये उसके दिमाग में फिर घुसाना पड़ता है। तो मैं फिर उनको उस हिसाब से ही कहती हूँ। और मैं सबको ये बोलूंगी कि अगर आप अहमदाबाद से हो या सूरत से हो या राजकोट से हो या कहीं से भी हो, आप अपने आजू बाजू आपका वार्म सर्कल, वहां से आपको शुरुआत करनी है। भले ही लोग मना करें, कोई बात नहीं, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब लोग आते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको लगातार एक्शन 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 करनी बहुत जरूरी है। और मैं ये बोलती हूँ कि एक्शन के साथ आपको गोल, यानी कि एक्शन आप तभी कर पाओगे जब आपका गोल सेट होगा। मैं आपको ये बारे में बताऊंगी कि हमारा ग्रोथ इतना फास्ट इसीलिए हुआ क्योंकि हमने हर एक स्टेज पे गोल बनाया था। अगर आपके पास आपका गोल नहीं है ना, तो आप ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हर एक स्टेज पे हमने गोल बनाया, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये ऐसे 2 लाख 5 लाख 8 लाख नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही ग्रोथ नहीं होता है। उसके लिए सबसे ज्यादा मैं ये कहती हूँ कि हमारे माइंड में पहले 100% सक्सेसफुल हमारा माइंड बनाना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अगर हम ये सोच रखते हैं ना, तब जाके हम सक्सेसफुल होते हैं। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सबसे पहला जो गोल था ना, वो 5,000 था। वो क्यों 5,000 था? क्योंकि वो रियलिस्टिक था, वो था। ऐसा नहीं था कि ये मैंने पहले दिन से 1 लाख का गोल नहीं बनाया था। वो 1 लाख हमारा ड्रीम हो सकता है, लेकिन 1 लाख हमारा गोल नियर के फ्यूचर में नहीं हो सकता है, राइट? तो पहले मैंने जो मुझसे ऐसा लगता है कि भाई इतना तो मैं कर ही लूंगी कैसे भी करके, हाँ चलो लोगों को डेमो दिखाने हैं, रोज काम करना है 2-3 घंटे, इतना तो मैं कर ही लूंगी। और इतना करने से अगर 5,000 आता है तो डैम से इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो पहले 5,000 का गोल बनाया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो गोल बनाया ना, वो 25,000 का गोल बनाया था। और मितेश ने मुझे बताया था कि जब तक 3 महीने तक लगातार 25,000 नहीं आते हैं ना, तब तक, यानी वो जो मेरा गोल था ना, वो ऐसा था कि एक रसोई वाली को मुझे ढूंढना है। मुझे, मेरे जो 2-3 घंटे रसोई में जाते थे ना, वो मुझे मोदी केयर में डालने थे। मैं मोदी केयर को टाइम देना चाहती थी। तो मैंने 25,000 पे गोल सेट किया, और उस टाइम पे 5,000 पे रसोई वाली मिल जाती थी। 5,000 में 2 टाइम का खाना बना देती थी। तो मैंने लाइफ में कभी भी, मेरी लाइफ में किसी ने भी रसोई वाली नहीं रखी, तो मैं किसको पूछूं? तो फिर मैंने तो पहले रसोई वाली ढूंढ, हाँ मैं जब 7-8 हजार कमाती थी ना, तब मैंने रसोई वाली ढूंढने की शुरुआत कर ली थी कि अगर रसोई वाली आती है तो कितना रुपया लेती है, राइट? और फिर मैंने पूछा, फिर पता चला कि लगभग 5,000 लेते हैं। तो मैंने कहा 25,000 कर देते हैं, 20,000 मैं यूज करूंगी और 5,000 उसको दे दूंगी। तो जैसे ही 25,000 आने लगे ना, तो फिर मैं हम लोगों ने रसोई वाली रख ली। अभी वापस गोल सेट करना पड़ेगा। देखो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए जंप, आपको अपनी चेक को जंप करना है ना, तो गोल सेट करो। और वो गोल सेट ऐसा करो कि जो आपकी इनकम, आपको ऐसा लगे कि ना यार इतना तो पहुंच, तो थोड़ा सा बड़ा गोल सेट करो। फिर नेक्स्ट गोल सेट किया 50,000 का, और वो इसीलिए सेट किया क्योंकि मेरी सासू माँ का पूरा काम मुझे करना पड़ता था, यानी कि उसको नहलाना, उसका डायपर चेंज करना, चादर चेंज करना, सब कुछ, उनकी पॉटी वगैरह साफ करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था, राइट? उस टाइम पे तो मैंने कहा कि एक ऐसी बाई रखूंगी जो आके सब कुछ उनका करके जाए, तो वो टाइम में मोदी केयर में दे पाऊँ, क्योंकि था कि वो लोग भी ज्यादा पैसे लेते हैं। तो पहले रसोई वाली का रखा, और उसके बाद मैंने 50,000 का टारगेट रखा कि मैं एक ऐसी रखूंगी बाई कि जो वो कर देंगे। तो फिर 50,000 पे पहुंच गए, और फिर उसके बाद मैंने 10 या 12,000 वो लेती थी
ये जो 2 बार आती थी, सुबह में 2 घंटा आती थी, उनको सब मालिश वगैरह करती थी, क्लीनिंग करती थी, सब कुछ करके जाती थी, शाम को वापस आती थी, डायपर वगैरह अगर खराब होता था उसको भी चेंज करके चली जाती थी। तो वैसा मैंने कर लिया। फिर 50,000 जैसे हुए ना, वापस अपने आप को गोल दिया। लेकिन वो जो गोल था ना, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए था ना, जो जिसके आपको बर्निंग डिजायर हो ना, उसका गोल आप रख लो। जो अभी चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके उसका कर लो। जैसे मेरी बर्निंग डिजायर पहले ऐसी थी, 5,000 कैसे भी करके चाहिए, ताकि मुझे कपड़े चाहिए, चप्पल चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसके बाद 25,000 चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे रसोई नहीं करनी थी, मेरे लिए कोई रसोई बनाए। फिर मेरे सासू माँ को संभालने वाला कोई चाहिए था, ताकि वो मेरा टाइम में मेरे बिजनेस को देगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जितना टाइम मैं बिजनेस को दूंगी उतना मेरा ग्रोथ ज्यादा होने वाला है। तो उस टाइम में मैंने ये रखा। लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ में जो कमी थी ना, वो एक घर की कमी थी, जो मेरे सालों से मेरा सपना था कि मुझे एक घर लेना ही लेना है। तो मैंने मितेश को बोला कि आप जो कमा रहे हैं ना, वो सारा पैसा हम घर में खर्चा करेंगे, और मोदी कैसे जो भी पैसा आता है ना, उससे हम लोग घर लेंगे, राइट। तो घर मैंने 50,000 या 60,000 की इनकम पे मैंने घर देखना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, लेकिन मेरी ऑलरेडी टीम थी जिससे मुझे 50,000 आ गए थे। तो मैं आपको बताऊं ना, उस टाइम पे थोड़ा, जैसे जो 5,000 का सोचा था 50,000 आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी कंफर्ट जोन में आ गई थी। मैंने कहा चलो अभी मस्ती से लाइफ जीते, रसोई वाली काम वाली आती है, राइट। तो मैंने कहा वो कंफर्ट जोन में आ गई थी और मस्ती से अपनी लाइफ जी रही थी, लेकिन बात भी नहीं करती थी, लिस्ट भी नहीं बनाती थी, राइट। लेकिन घर का सपना तो मैंने देख लिया कि घर कहीं पे भी जाती थी डेमो करने के लिए, उसका घर अच्छा लगता था तो पूरा घर उसका मैं चेक करती थी कि कैसा उसका घर है, राइट। तो वो पहले से ही था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि वो थोड़ी कंफर्ट जोन में आ गई थी, तो मैंने स्पोकन इंग्लिश चालू कर दिया था कि चलो फ्री टाइम है तो स्पोकन इंग्लिश चालू कर देते हैं। तो उस टाइम पे मुझे क्या हुआ कि पूर्वी पच्चीगर करके मुझे एक नया लेग मिला। मैंने सिर्फ वहां पे इतना ही बोला था। मैं तो वहां पे स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए गई थी, लेकिन वो जो टीचर थे ना, उन्होंने ये बताया कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। काफी 100 लेडीज थी, तो मैंने हाथ ऊपर किया, मुझे तो, हमको तो चाहिए कि कोई बोलने के लिए बोले। तो मैं आगे आई, मैंने इंट्रोडक्शन किया और मैंने बोला कि मैं 50,000 कमाती हूँ, मेरे यहाँ रसोई वाली है, मेरे यहाँ काम वाली है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं एकदम अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो बोले, वो मैडम बोली कि अच्छा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। मैंने कहा मोदी केयर करती हूँ, उसमें क्या क्या होता है सब कुछ वो टीचर पूछने लगी, क्योंकि मैंने इस हिसाब से वर्णन किया ना। तो वहां से मुझे एक लेग मिला पूर्वी पच्चीगर करके। 100 लेडीज में से एक लेडीज आगे आई और मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, मोदी केयर क्या है, मुझे समझाओ। वो जुड़ी, वापस में बिजी हो गई, मेरे पास वो भी टाइम नहीं था कि भी मैं स्पोकन इंग्लिश में जाऊँ, क्योंकि सब लोगों को डेमो की थमा दी थी तो सब लोग कर रहे थे। लेकिन ये पूर्वी जैसे ही नहीं आई ना, तो उसने मुझे बताया कि भाई अभी आप मेरे पीछे दौड़ो। तो उसके लिए मुझे फिर टाइम नहीं मिलता था। और उसके बाद मुझे लगा, फिर वो जो चेक था ना, वो 70,000 वो लाख पे पहुंच गया। जैसी उसकी एंट्री हुई, उसको आगे बढ़ाया ना, तो 2 या 3 महीने में हमारा चेक लाख के ऊपर पहुंच गया। और फिर मैंने घर देखना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही फिर तो गोल सेट कर दिया कि बस अभी तो घर, अभी सब कुछ साइड पे कंफर्ट जोन में से भी बाहर निकल गई थी और नए नए लिस्ट बनाने लगी थी। मैंने कहा अभी बड़ा चेक बनाना है तो नए नए लिस्ट बनाने ही पड़ेंगे। और उसके बाद दिमाग में घर था, घर देखते गए लगभग हमारी 1.5 लाख की इनकम थी ना। तब मुझे ये घर, जो अभी यहाँ पे जो मैं बैठी थी ना, बैठी हूँ, हम लोग बैठे, ये घर हमने देखा, राइट। और ये घर देखा जब 1.5 लाख की इनकम थी। और ये घर था 3.25 करोड़ का नेकेड फ्लैट, जहाँ पे कुछ भी टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं था, एकदम नेकेड। और मुझे 3.25 करोड़ देने थे, यानी कि जो इनकम आ रही थी उससे ज्यादा का मैंने बहुत लिया था। लेकिन मैंने काफी सारे घर देखे, लेकिन मेरा दिल दिमाग बस यहीं पे आके अटक गया। मैंने कहा अभी तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन लूंगी तो यही घर लूंगी। लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने कितने सारे घर देखे, लेकिन ये पता नहीं मेरा दिल यहाँ पे ही लग रहा था। तो जैसे मैं घर पे गई ना, तो मेरे चलने लगा, यही घर चलने लगा। और मैं बार बार ये घर में आती गई, बार बार ये घर में आती गई। और क्या हुआ कि वो जब आप आते हो ना, तो वो सारे हमारे जो सोच होती है, हमारे अंदर जो विचार होते हैं, वो सारे ऊपर जाते हैं। तो मैं क्या करती थी, जब भी जाती थी पूरा दिन, यानी कि डेमो में होती थी या घर पे होती या कभी भी, तो जब भी फ्री होती थी ना, मेरे दिमाग में वही घर चलता था कि ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पे ऐसा मैं बेड बनाऊंगी, मेरे सासू माँ का कमरा ये होगा, मेरे यहाँ पे फैमिली वाले आएंगे तो ऐसा बड़ा वाला जो हमारा ओपन टेरेस है, वहां पे हम लोग एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करेंगे नहीं, कर रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा पिक्चर मैंने मेरे दिमाग में बना लिया था और बार बार उसको विजुलाइज करती थी, उसको बार बार रिपीट करती थी।
और जैसे ही वो करती थी ना, वो धीरे 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 फिर इनकम बढ़ने लगी। और ऐसे ही मितेश ने फिर जो उनका बिजनेस छोड़ दिया। देखो क्या होता है, सोचा मैंने, लेकिन कायनात ने उनसे करवाया कि चलो बिजनेस में छोड़ देता हूँ अभी। देखो मैंने तो सिर्फ सोचा, काम ये करने लगे। फिर समझ में आया। हम कहते हैं कि भाई लोग नहीं आते, लोग नहीं, लेकिन सोचो तो सही बड़ा, लोग आने लगेंगे। ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको टारगेट बनाने ही पड़ेंगे, गोल सेट करने ही पड़ेंगे, और उसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा, और दिल से काम करना पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो भी टीम आती है ना, तो हमेशा टीम के फायदे के लिए बोलो। पहले खुद का फायदा कभी भी नहीं देखो, आप टीम का फायदा ही देखो। मान लो कि आपका कोई एक डायरेक्टर बन रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये डायरेक्टर बन गया है तो मेरे को लॉस हो रहा है, इसको अभी नहीं बताते, नेक्स्ट मंथ बताएंगे, इसको तो इतना लॉस नहीं है, लेकिन मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि मेरा एलपीबी जा रहा है, राइट, पीजीबी भी, क्योंकि उसमें तो कभी भी ऐसा मत करो। भले ही आपको 10-15 हजार का फायदा हो और उसको सिर्फ 5 हजार का फायदा क्यों ना हो, लेकिन उसको पहले बताओ कि देख तेरे को ये फायदा हो रहा है, तेरे को ये करना ही करना है, राइट। तो हमेशा टीम के चेक के ऊपर काम करना चाहिए। जब आप टीम के ऊपर काम करोगे, आप 100% टीम को सरेंडर करोगे, टीम को अपने बेटे की तरह देखोगे ना, तब ये बिजनेस में बहुत आगे जाओगे। ओके सर, मुएम ये कुछ आप क्या जानना चाहोगे? सही बात है। यस यस, तो अभी मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी घर देखना स्टार्ट करना है। ये चीज मैं समझ गई। ये मुझे डांटते थे, बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा। यस यस, तो बोले अभी नहीं, अभी और चेक बढ़ने दे तब लेंगे। पर ये मैं समझ गई, आपने 1-1.5 लाख के चेक में घर देखना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे भी अभी बस घर देखना ही है, काम ये करेंगे। अभी मैं समझ गई। कोई का बिजनेस छुड़वाना है। के बाद भी ये घर हमारा हुआ, बिका नहीं, 2 बार बिक चुका था, वापस पैसे आ गए, ये हमारे लिए ही रुका। सही बात है, सही बात। आपने वो पूरी एनर्जी उसमें डाल दी थी कि नहीं ये मुझे चाहिए ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज हम भी, मैं स्टार्ट कर दूंगी, ये करे ना करे काम ये कर लेंगे। यस, हमको सोचना है बड़ा बड़ा, बस सोचना है। बारे में ज्यादा सोचो। मैं ये मानती हूँ कि खर्चे के बारे में ज्यादा सोचो, जितना हम खर्चा करेंगे ना उससे कई गुना ज्यादा आएगा। यस यस यस, सही बात है। खर्चे बचाने नहीं है, खर्चे बढ़ाने हैं तो आएंगे। ऐसा कहते हैं कि खर्चे बढ़ाते जाओ और लक्ष्मी जी सोचेंगी कि इसके घर पे तो मैं टिकती नहीं हूँ, और ज्यादा जाऊं। राइट। અને ગુજરાતીમાં કહીએ ને તો લક્ષ્મીને બાંધીને નહીં રાખવાની, એ કંટાળી જાય, ગુંગળાઈ જાય, वो बात सही है। એટલે લક્ષ્મીજીને વહેતા રાખવાના, ओके, લક્ષ્મી આવે। हम देखो अभी जो है ना, अभी नया ड्रीम हमने वापस बना लिया कि अभी चेक बढ़ाना है तो नया ड्रीम बनाना पड़ेगा। और वो ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि अभी की जो इनकम होती है उससे नहीं पूरा होना चाहिए, उसके लिए और कमाना चाहिए, तभी जाके वो ड्रीम पूरा होगा। तो वही करेंगे तब जाके वो ड्रीम पूरा होगा। और मैं ये भी मानती हूँ कि देखो लोग ये कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, राइट। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास है ना, तो अपने पाँव फैला दो, चादर ढकने का काम भगवान करेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। ओके, नहीं सही बात है। अभी आपके घर के फोटोग्राफ से वो हम शेयर करना चाहेंगे। यस मैम, यस यस। अच्छा, आप लैपटॉप पे है, थोड़ा दिखा सकेंगे घर आपका? देखो ये जो है ना हमारे बेटे का है, रूम जो है वो मेरे बेटे का है, तो मैं ये थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। वाओ, सुपर। बाहर जो ये लगा हुआ है ना, वहाँ पे बाहर टेरेस है, टेरेस भी हम बताते हैं। हम और राजेंद्र सर आपके वहाँ पे आए थे। जी जी जी, तब आपका घर देखा था। वाओ, टेरेस। ये मेरा 700 स्क्वायर फीट का ओपन टेरेस है, बाहर जाके मैं दिखाता हूँ। यस, मैम सरप्राइज ये है कि अभी घर नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, हम ओपन आपकी टीम को कि अभी पूरा घर देखने के लिए आपको सूरत आना पड़ेगा। अगर आपकी चाहत बहुत बड़ी है ना, तो आपको आना पड़ेगा। और उसके लिए एक टारगेट सेट कर लो, एक क्राइटेरिया रख लो कि सर भी जो घर की तारीफ कर रहे हैं वो घर पे देखने के लिए कुछ तो अचीवमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं देख सकते, राइट। यस, नहीं पूरी गाड़ी लेके आएंगे सर।
बस भर के आओ, पूरी अहमदाबाद से 2-3 बस करके आओ। तो मैं ये बोल, आप अपने टीम को टारगेट दो कि ये घर अगर आपको देखना है ना, जैसे मैंने आपको 2 फोटोग्राफी दी है और वो हॉल के ही दिए हैं, राइट? तो वो बताओ, वो ही दिखा दो, लेकिन आगे का पूरी पिक्चर नहीं बतानी है, सिर्फ हमको ट्रेलर ही बताना है। आगे का फिर आपको वहां पे जाके देखना है। सही बात है, कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं कि यस। और दूसरा कि ये जो है ना वो सपनों से पूरा हुआ है, राइट? और ओके। मोदी कैसे पूरा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका भी घर ऐसे आ सकता है, मोदी केयर की इनकम से ही आ सकता है, और आपकी भी इतनी बड़ी इनकम हो सकती है। यस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरा क्वेश्चंस है, और मैं जो मेरे लीडर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके कोई क्वेश्चंस हो तो वो मुझे यहाँ पे चैट पे लेके अनम्यूट करो। तो राजेंद्र भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको अनम्यूट करिएगा और वो डायरेक्ट सर को क्वेश्चन पूछ सकेंगे, ठीक है? आई होप सो सर, आपके पास टाइम है ना सर, इनफ? बिल्कुल सर, टाइम है। हाँ, क्योंकि सो ओके, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मोस्टली इस बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट तो जेंट्स करते हैं, फिर लेडीज आगे आ जाती है, ठीक है? और और वो अच्छा काम करती है, फिर आगे के हम भी जाते हैं, राइट? तो सर, आपका क्या मानना है कि ये बिजनेस जो है उसमें जेंट्स का रोल क्या रहेगा? सर क्योंकि मेरे ग्रुप में काफी जेंट्स है, बट वो अपनी वाइफ को बोलते तू कर तू कर तू कर, वो कभी आगे आते नहीं है, तो उनका रोल क्या रहेगा? क्योंकि देखिए उनको सर, डेमो करने में शर्म आती है। जी ये बिल्कुल सब। बिल्कुल। यस सर। मैं ये मानता हूं कि लेडीज से बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है और जेंट्स से ग्रोथ आता है, राइट? ग्रोथ लाने के लिए टीम में जेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंट्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, इतने घर पे आई जाना पड़ेगा, बाहर गांव जा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई जेंट्स को रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्या आप अपनी वाइफ को अकेले बाहर गांव भेजेंगे कि भाई जाओ राजकोट जाके डेवलप करके आओ, राइट? वो पॉसिबल नहीं है। लेडीज क्या है, सिटी सिटी में डेवलप करने के लिए ठीक है, पर अगर आपको इंडिया लेवल पे बिजनेस लेके जाना है तो जेंट्स इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर लेडीज अकेली बाहर जाएंगी तो जेंट्स को टेंशन भी रहेगी, और हो सकता है कोई जेंट्स शक भी करें। सासू माँ तो बिल्कुल करती है कि मेरी बहू पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। तो उसके लिए भी हस्बैंड का साथ में रहना जरूरी है, और हस्बैंड वाइफ जब भी साथ में बिजनेस करते हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जहां पे भी पहले मैं अकेला जाता था, फॉरम मैडम सब जगह मेरे साथ नहीं आती थी, तो जैसे ही मैं किसी के घर जाता था और डेमो किट खोलता था, तो वो लेडीज क्या समझती थी, उसकी वाइफ जहाँ पे मैं गया हूँ वहां पे लेडीज क्या समझती थी, ये तो कोई जेंट्स का बिजनेस होगा, वो किचन में चली जाती थी चाय नाश्ता बनाने के लिए। और मैडम दिन में अकेले काम करती थी, तो जब वो किसी के घर जाती थी तो अगर मान लीजिए कोई जेंट्स वहां पे बैठा हो तो वो अब बेडरूम में चला जाता था कि ये तो कोई लेडीज का बिजनेस है, क्योंकि अकेली लेडी गई थी। पर अभी हम दोनों साथ में जाते थे तो लोग ये समझते थे ये कपल का बिजनेस है और हमको भी बैठना है, हमको ध्यान देना है। तो यानी कि बहुत जरूरी है काम करें, और इससे फायदे ये होंगे कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे का नॉलेज बढ़ेगा। जैसे कि फॉरम मैडम को स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं था, मोदी केयर ने उनको स्टेज दिया, पहले 5 लोगों के सामने भी नहीं बोल सकती थी, और अब 5000 लोगों के सामने भी स्टेज फाड़ के रख देती है, राइट? यानी कि डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, स्टेज फियर दूर होता है। तो यार दोनों को डेवलप होना है, एक को क्यों डेवलप हो, का एग्जाम्पल लिया जाए तो दोनों का लिया जाए। स्टेज पे आए तो दोनों साथ में आए और दोनों बोले तो वो पसंद आएगा। अगर अकेला जेंट्स कर रहा है तो लेडीज कुछ बोल नहीं पाएंगी, अकेली लेडीज है तो जेंट्स स्टेज पे खड़ा रहेगा क्योंकि उसने कभी बोला ही नहीं है। पर अगर दोनों लोग बोलेंगे तो एक आइडल कपल आप बन सकते हो, और लोगों के लिए भी ये आइडल आप बन सकते हो कि भाई हमको भी कपल में बिजनेस करना है। और हमारी टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका डिवोर्स रुक गया। कैसे? घर में दोनों काम करने लगे, दोनों का गोल सेट हो गया, दोनों का लक्ष्य एक हो गया, दोनों अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करने लगे, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, और फिर डिवोर्स लेने का विचार मन में से निकाल दिया कि नहीं अब तो। पूरा दिन घर में मोदी केयर चलता है, दूसरी बातों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो झगड़ा क्यों होगा? तो माहौल घर पे ऐसा बन जाता है कि कोई किसी से शिकायत नहीं करता है, और हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो
फैमिली लाइफ भी अच्छी बन जाती है और दोनों काम करें तो बिजनेस लाइफ भी अच्छी बन जाती है। तो इसके लिए जरूरी है दोनों को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये कोई लेडी का बिजनेस नहीं है, ये कोई जेंट्स का बिजनेस नहीं है, ये रुपया कमाने का बिजनेस है और रुपया कमाना जेंट्स लेडीज दोनों को आना चाहिए। तो दोनों को साथ में मिलके काम करना है। यस सर, परफेक्ट। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन है मेरा जी कि आप इतने बड़े लीडर हैं, इतना मोदी केयर में इतना बड़ा नाम है, इतने पैसा कमा रहे हैं, तो अभी तो काफी नई कंपनियां मार्केट में आ चुकी है, तो सर उन्होंने आपको भी अप्रोच किया होगा कि सर आ जाओ हमारे में, आ जाओ, हम इससे डबल देंगे, ट्रिपल देंगे। तो जी सर, ऑफर्स तो आती ही रहती हैं, कई सारी कंपनियां ट्राई करती रहती हैं, पर हम क्या है, मोदी केयर से प्यार हो गया है। अब क्या है यार, मोदी केयर जैसे सीएमडी समीर मोदी साहब जैसे दिलदार सीएमडी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? ऐसा बैकग्राउंड कहीं नहीं देखा, ऐसी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखी, ऐसा बिजनेस प्लान नहीं देखा, ऐसे अच्छे अच्छे सीनियर लीडर्स नहीं देखे हैं। यानी कि सब कुछ इतना बढ़िया है ना कि अब कोई कुछ भी ऑफर दे दे, छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, राइट? और छोड़ के क्यों जाना जिसने हमारी लाइफ बनाई है। या पहले से मैं सोचता था ये ऐसा, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब हम 1 लाख पे थे, 2 लाख पे थे, तब भी ऑफर्स बड़ी आती थी कि आप हमारी टीम में, हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको ये दे देंगे। कोई बोलता था 10 लाख आपको पहले से दे देंगे, एक गाड़ी यूज करने को दे देंगे। मैंने बोला ये मोदी केयर मुझे सब देने वाला है, इससे ज्यादा आप क्या दे सकते हो, बोलो। और जब भी कोई कुछ बात करता था, वो छोटे ही पड़ते थे मोदी केयर के सामने। मैं तो कोई ये बोलता था हमारी टीम में, तो हमारी कंपनी में ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने बोला समीर मोदी साहब तो सुबह से लेकर रात तक की चीजें लाने वाले हैं। बोला आप ला पाओगे इतनी प्रोडक्ट, ला पाओगे ऐसा बिजनेस प्लान, ला पाओगे जिसमें 62% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन हो? और मैं तो ये भी गिनवा देता हूँ पूरा कि अलग से ऑफर्स में कंपनी बांटती है, अलग से लॉयल्टी में बांटती है, अलग से एफएसपी में बांटती है, अलग से ये कॉन्टेस्ट में बांटती है, अलग से सेमिनार्स की हॉल का किराया देती है, आने जाने का, पेट्रोल का 5 रुपए देती है। ये सब कुछ मिला लो तो 90-95% पैसा कंपनी बांट देती है, जिसमें प्रोडक्ट भी आ गई और डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। तो इतना पैसा तो कोई नहीं दे सकता। तो मोदी केयर इज द बेस्ट, और कोई कंपनी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुछ सालों से तो हो सकता है, पिछले करीब 1.5-2 साल से तो कोई मेरे पास आया भी नहीं है अपनी कंपनी लेके। आते थे, पर अभी तो सारे लोगों ने तय कर लिया इसके पास जाना बेकार है, ये पूरे मोदी केयर के अंदर घुस चुका है, मोदी केयर का भगत हो चुका है, ये नहीं जाना है। मैं इसके बारे में और बताना चाहूंगी कि जब बिजनेस की शुरुआत की ना, तो अब हमारे पास एक कंपनी आई थी माई लाइफस्टाइल, और दूसरी भी एक कंपनी आई थी, 2 कंपनी आई थी, राइट? और फिर कंपनी ने कंपैरिजन करके दिखा दिया कि देखो यहाँ से आपको ज्यादा मिल सकता है। उस टाइम पे मोदी केयर में इतनी प्रोडक्ट भी नहीं थी, राइट? लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने जो एक बार डिसीजन ले लिया कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप इनकम कर सकते हो, डिसीजन ले लिया है, कमिटमेंट ले लिया है, तो फिर आप अपने आप को, जिस दिन आपने यानी अपने आप को धोखा दे दिया, तब कभी भी कोई भी बिजनेस में आगे नहीं जाओगे। तो हमने उस टाइम से ही डिसीजन ले लिया था कि भाई यहाँ जैसे कि मोदी केयर में शादी कर ली, यानी कि मोदी केयर से हमने शादी कर ली, तो अभी उससे हमको छुटकारा नहीं पाना है, बस उसके साथ ही हमको निभाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तो हमको यही करना है। और उसके बाद फिर ऐसा भी हुआ था कि मोदी केयर में कई सारे लोग ऐसा कहते थे, शुरुआत की मैं अगर बात करूँ तो, कि मोदी केयर के प्लान तो बार बार चेंज होते हैं, राइट? तो वो हमको दिखाते थे कि देखो मोदी केयर के प्लान तो बार बार चेंज होते हैं, आप तो ऐसा करते हो, वैसा करते हो, राइट? तो फिर हमने बोले थे भले ही जितनी बार चेंज होते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हमेशा प्लान चेंज हुआ है, वो इम्प्रूवमेंट आया है। यस, अभी इनकम कम नहीं हुई है, बढ़ी ही है प्लान में, तो ये तो अच्छा है। हम उनको यही कहते, देखो हम तो यही करने वाले हैं, आपको जो करना है आप कीजिए, हम तो यही करने वाले हैं, राइट? और उसके बाद में मैम बताऊं ना, तो हमारी टीम में जैसे जैसे टीम बढ़ती है ना, तो जैसे हमको लोग आते हैं ना बताने के लिए दूसरी कंपनी, वैसे टीम में भी आते हैं दूसरी कंपनी के लिए। और तब ये जो हमारी टीम वाले जो होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि मैम ये पूरा लेग मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। क्या हुआ था कि हमारे पास तो लोग आते थे, हमको तो वो हिला नहीं सके, फिर हमारी टीम में जाने लगे, राइट? और ऐसा हुआ कि हमारी टीम में कई सारे लोग ऐसे जाने लगे, कई सारे लोग जैसे कि हमने ऊपर एकदम बढ़ाया था और वापस नीचे आ गया, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग दूसरी कंपनी में चले गए। लेकिन कभी भी हमने वो लोग से हमारे रिलेशन कभी भी नहीं बिगाड़ा। आज की तारीख में भी उनसे हम फोन पे बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, रिलेशन रखते हैं, भले वो दूसरी कंपनी में क्यों ना हो। तो कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, भले अरे आपकी मर्जी, आपका बिजनेस, आपको करना है तो करिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं,
मोदी केयर मेरा बिजनेस है, मैं करूंगी। मोदी केयर का बिजनेस आपका है तो आप कीजिए, अगर आपको आपका नहीं लगता है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप मत कीजिए, दूसरी कंपनी में जाओ बिंदास। तो हम तो पहले से ही ऐसे ही थे, फ्लेक्सिबल और रिलेशनशिप अच्छे रखते थे। फिर कोई बात नहीं, जाना हो तो जाओ। फिर क्या होता था कि हमारी टीम में ऐसा होने लगा, हमने तो सहन कर लिया लेकिन टीम में ऐसा होने लगा, तो टीम को भी सिखाया, देखो बिजनेस आपका है, वैसे वो जो तो वो भी उसका डिसीजन है। वो आप ऐसा नहीं कि आपने जोड़ दिया तो फिर उसके ऊपर आपका सिक्का जम गया कि बस अभी वो आप जो करेंगे वही वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर उसको दूसरी कंपनी में जाना है तो जाने दो। मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपने उसके साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं और अगर उसने उसको आपने अच्छे से बताया है कि मोदी केयर में इतना अच्छा पैसा है, विजन अच्छे से क्लियर करवा दिया है और उसके पैसे आते हैं, तो वो कभी भी मोदी केयर छोड़ के कभी जाएगा नहीं, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो मैंने टीम को ये सिखा दिया कि आपको देखो पहले से तैयार हो जाओ, जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, टिकने वाला टिकेगा। तो हमको टिक के रहना है, हम टिक के रहेंगे तो लोग आएंगे। और जो व्यक्ति मोदी केयर में आगे नहीं बढ़ सकता ना, वो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप लिख के ले दो। जो मोदी केयर जैसी इजी कंपनी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो किसी में भी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, भले वो 2 लेग वाली क्यों ना हो या 4 लेग वाली क्यों ना हो। सही, बिल्कुल सही बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बंदा कोई भी कंपनी छोड़ के क्यों जाता है, उसको अगर सही ढंग से ट्रेनिंग ना मिली हो, सही ढंग से सर्विस ना मिली हो, अगर वो जो सोच के आया था उस हिसाब से आगे ना बढ़ पाया हो, तभी वो कोई दूसरा ऑप्शन सोचेगा ना। पर अगर आपने जिनको भी ज्वाइन किया है उसके पीछे लगे रहे, हमने क्या है एक साथ कभी भी बहुत सारे लेग ज्वाइन नहीं किए हैं, हम एक एक लेग को ज्वाइन करते गए, उनको आगे बढ़ाते गए, ज्वाइन करते गए, आगे बढ़ाते गए। यानी कि अगर उसको पैसा आ रहा है, उसको दिख रहा है, उसकी गाड़ियां आ रही है, उसकी फॉरेन ट्रिप बन रही है, तो पागल थोड़ी है कि वो छोड़ के जाएगा मोदी केयर को। पर यहाँ पे गलती करते हैं, मैं अपने डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, मेरे डायरेक्ट किसी ने छोड़ के नहीं गए, क्योंकि हमने बहुत उनको अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। पर जब आप लोगों को डाउन 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 में ये नहीं सिखा पाते, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है, तब क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लोग अचीवर नहीं बन पाते हैं और पैसा नहीं आता हो। तो अगर पैसा नहीं आ रहा है तो कोई भी अलग ऑप्शन सोचेगा। हमको ये नहीं सोचना है कि वो छोड़ के क्यों चला गया, हमको ये सोचना है क्या हमने उसको इतना सपोर्ट सर्विस दिया था, क्या इसको इतना नॉलेज दिया, क्या उसको हमने अचीवर बनाने के लिए मेहनत की। नहीं की तो फिर उसके जाने का आपको अफसोस नहीं करना है कि आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है, तो वो जाएगा ही ना आपको छोड़ के, राइट। आपके साथ वो कभी भी आपको छोड़ के कभी भी वो नहीं जाएगा अगर आपने उसको आगे बढ़ाया है मोदी केयर में तो। और उसकी भी नहीं है। जैसे कि एक सिंपल बात बताऊं कि हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं और कितने आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर उस तरीके से टीम में ऐसा आपने किया ना, आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, राइट। तो बच्चों की तरह प्यार करो टीम को और बच्चों की तरह आगे बढ़ाओ टीम को। जिस टीम को आपने आगे बढ़ाया हो वो कभी भी आपको या आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगी, राइट। सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ, आपको बताऊं कि अभी जस्ट 4-6 महीने पहले एक लेग मेरे अंदर में ज्वाइन हुआ एक व्यक्ति। अभी 3 महीने तक उसने सिर्फ 600 रुपए की प्रोडक्ट खरीदी की और जो मैंने मुझे बोलता है कि मैडम एक कुछ कंपनी है उसमें 2 लेग ही चलाने हैं और मोदी केयर से बहुत ज्यादा। मैंने कहा मोदी केयर का बिजनेस प्लान आपको पता है? तो क्या हाँ मुझे पता है। मैंने अभी उसको बिजनेस प्लान पूरा बताया ही नहीं तो उसको पता कैसे होगा कि जो रुपए की प्रोडक्ट खरीदी करता है उसको मैं बिजनेस प्लान क्या बताऊं, उसका लेवल ही नहीं है और वो कंपैरिजन करता है। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है कोई बात नहीं, आप जहाँ पे ज्वाइन करो जाओ, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, वहां पे वो क्या करने वाला है। जल्दी जाओ तो मेरा टाइम कम वेस्ट होगा। मैं तो जरा भी टेंशन नहीं लेती हूँ, दूसरी कंपनियों की तो जरा भी टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं तो बस और हमको इसमें आगे बढ़ना है, जो हमारे जैसे होंगे वो हमारे साथ आ ही जाएंगे। मुझे सर इतना पता चलता है कि किस्मत में से कोई लेके नहीं जा सकता। सही है, जाता है बिल्कुल सही, किस्मत से कोई नहीं लेके जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी सर। और मैं भी आप ही के, मैंने एक बार आपको कॉल किया था जी सर, ये से जानने के लिए कि सर ऐसे गए तो क्या, तो आपने बोला जाने दो ना। मैंने बोला जाने दो यार। एक्चुअली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, पहली बार ऐसा हुआ ना तो हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे कि यार ऐसा क्यों हुआ। आपकी फिलोसॉफी सुनी मैंने और फिर मैं आज भी मैं बोलता हूँ, अगर मुझे कोई बोलता है ये बहुत अच्छा है
मैंने बोला जाके फॉर्म भर दे, sign कर ले और चालू कर ले, तू मेरे सर, पास मत आ। सर बड़े लोगों के साथ ही ऐसा होता है, तो आप बड़े बन चुके हो, इतना समझ लो। नहीं नहीं, वैसा ही सही बात है सर, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जाने वाले को रोक नहीं सकते, बिल्कुल। और ये तो टीम बिल्डिंग का काम है। और दूसरा ये कि लीडरशिप लेगा वो कमाएगा। Yes. अगर आप लीडर ही बनने नहीं चाहते तो आपको तो वही रहेगा जो आम आदमी जीते है, बिल्कुल और सर। राइट? और एक्चुअल होता क्या है, कोई भी नया बंदा आता है ना, अभी लोग बहुत स्मार्ट हो गए ना, हमको प्लान नहीं पूछते, वो यूट्यूब पे सारे प्लान देख के आते हैं, जितने भी लीडर्स है ना मोदी करके, अभी सबका स्टाइल अलग अलग रहता है, ठीक है, तो वो सब सुन के आते, फिर हमारे पास आते, उल्टा हमको सिखाते, आप क्यों इतने कम लेख खुलवा रहे हो। वो लीडर का मैंने सुना था, उसने बोला था 14 से काम करो, 6 से काम करो, 8 से काम करो। मैंने बोला वो चीज अलग है पेपर की, आप प्रैक्टिकल सुनो, देखो कि आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से लेग ओपन करो। तो ये भी होता है लोगों के साथ कि हमारे साथ भी ऐसा था, नए लोग जुड़ते हैं ना, तो यूट्यूब पे सारा हमारे से पहले वो सर्च करके आ जाते हैं, फिर हमसे प्लान देखते हैं। मैंने बोला वो सब भूल जाओ, यूट्यूब का मत देखो, सीरियसली वर्क करना है तो जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ बैठ के डिस्कस करो ना कि आपको कौन से स्ट्रक्चर से आगे बढ़ना है। तो एक ये भी बिल्कुल। होता है कि अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हो रहा है, दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसे मामले में। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन है एज ए लीडर हम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे काफी लीडर आपको सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बताइए कि एज ए लीडर आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मेरे से भी ज्यादा आप पे नॉलेज है सर, तो बताइए उनको कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए एज ए लीडर उनमें। सर लीडर उसी के कहते हैं जो लीडरशिप लेना सीखे, और लीडरशिप लेना, ना कि जिम्मेदारी देना, राइट। मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों को आपको पीछे पड़ना पड़े, किसी को भी आपने ज्वाइन किया और अगर उसके पीछे आपको पड़ना पड़े तो वो लीडर नहीं है। पर अगर कोई आपके पीछे पड़े कि सर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना होगा, मुझे सिखाओ, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं करवाने के लिए तैयार हूं, उसे कहते हैं लीडर। तो लीडर बॉर्न ब्रॉट अप होता है, लीडर कभी बनाया नहीं जा सकता, राइट। को भी तोड़ मरोड़ के लीडर बनाया नहीं जा सकता। लीडरशिप क्वालिटी पहले से होती है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे सीखना है, मुझे करना है, सीनियर से सिर्फ सीखना है, सीनियर से कभी काम नहीं करवाना। सर मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हमारे 150 किलोमीटर दूर, अब क्या मैं उनको एक एक मीटिंग के लिए, एक एक डेमो करने के लिए मैं क्या उनको बड़ौदा से सूरत बुलवाता क्या? नहीं, उनसे सीखा कि सर मीटिंग कैसे करनी है, क्या क्या दिखाना है, बोले डेमो दिखाने हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो अवेलेबल है, डन सर हो गया। और क्या दिखाना है, बोले कंपनी का बैकग्राउंड दिखाना है, बोले और क्या दिखाना है, बोले बिजनेस प्लान शॉर्ट में दिखाना है। बस ये 3 चीज मैंने अल्पेश सर से सीख ली और दूसरे दिन से काम करने लगा। अब इसमें सीखना क्या है, सोचना क्या है, करना क्या है, अपलाइन की जरूरत कहाँ है? अपलाइन की जरूरत कब पड़नी चाहिए? जब आप कहीं फंस गए हो, कंपनी लेवल पे आपका काम नहीं हो रहा हो, तब भी मैं अल्पेश सर से पूछता था कि सर ये प्रॉब्लम आया है, क्या करें? तो वो एक नंबर दे देते थे, इसको यहाँ पे फोन कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो पहले ही दिन से अल्पेश सर ने मुझे सिखाने की कोशिश की है कि ये बिजनेस कैसे करना है। मैं तो कहता हूँ सबको अल्पेश सर जैसे अपलाइन मिले, सब 8 लाख पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि सीखना है, ये बिजनेस सीखना है और खुद करना है, अपलाइन से करवाना नहीं है। मैं तो ये बताता हूँ, प्रमोद सर बहुत बढ़िया कहते हैं कि वो किसी को भी एक ही बार डेमो करके दिखाते हैं, आगे बढ़ना है मोदी केयर में, उसको सीधी डेमो किट पकड़वा देते हैं, बोलो आपको डेमो खुद करने हैं, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी यही बात पे। अगर हम शादी करते हैं, हम टाइम पे पता होता है कि हमारी क्या क्या जवाबदारी होती है, सीख जाते हैं। लेकिन क्या होता है हम जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं ना, कि हमने शादी की है, हमको जिंदगी जीना है और उसको बेहतर बनाना है, तो हर वो चीज हम सीख जाते हैं जो एक शादी को बेटर बनाने के लिए चाहिए। दूसरा, जब हम माँ बाप बनते हैं, क्या किसी को एक्सपीरियंस होता है माँ बनने का, बच्चे को कैसे संभाला जाता है, किसी को एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक जिम्मेदारी आ जाती है, लेते हैं कि नहीं मुझे आए या ना आए मुझे ही करना है, तो वो जिम्मेदारी लेनी बहुत जरूरी होती है इसके अंदर। और सर मैं तो पहले से मानता था, मैंने आगे भी कहा है कि मैं कभी अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से खुद को कम नहीं समझता था, और अमिताभ बच्चन जी का बहुत बढ़िया डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, राइट। तो बस अमिताभ बच्चन की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया था और लाइन लंबी करते गए तो
लोग हमसे इंस्पिरेशन लेते गए कि मेरे काम इनके जैसा करना चाहिए, और वो कब होगा जब हम खुद काम करना सीखेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनिए अगर आपको बड़ा अचीवर बनना है तो। सही है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, वो जो विनिंग एटीट्यूड है ना, वो होना चाहिए कि नहीं मुझे बिल्कुल, ये जोश चाहिए तो जुनून होना चाहिए। चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए। हाँ, मुझे सही। अचीवमेंट लेना है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि शुरुआत में आपको 4 इक्के ढूंढने हैं, 52 पत्तों में 4 ही इक्के होते हैं। के ढूंढने के लिए 48 दुखी तिग्गियों से तो गुजरना ही पड़ेगा, राइट? और वो 4 इक्के कौन होते हैं? जो खुद आपको सामने से बोले कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, आप सिर्फ मुझे सिखाओ, काम मैं खुद करूंगा, उसे हम कहते हैं इक्के। और ऐसे 4 इक्के यानी 4 पागल ही ढूंढने होते हैं। मैं तो पागलों की फौज खड़ी कर रहा हूँ, राइट? सबको ओपन इनविटेशन, जिसको भी पागल बनना है, पागल बन के अचीवर बनना है, वो आ जाओ, क्योंकि पागल ही इतिहास रचते हैं और समझदार तो इतिहास पढ़ते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। सर, हमारे एक लीडर है राजेंद्र भाई पटेल, जी जो सर। आपके घर भी आए थे मेरे साथ। वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर, प्लीज। जी सर। जी राजेंद्र भाई। सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्टली वेलकम है, एंड आपकी जो इंस्पिरेशन जो है वो हमारी इंस्पिरेशन है। ठीक है, आप ही की तरह सोच के हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एज अ हस्बैंड वाइफ मिलके। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है सर कि हमारी टीम भी सूरत में ऑलरेडी बिल्ड हो रही है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, जैसे अभी आपने शुरुआत में भी बताया, कि एक लीडर जो है वो खुद ब खुद तय करता है कि उसको कहाँ पे जाना है, किसी उसकी मंजिल क्या है, सब कुछ। ठीक है, जब हम आपकी मार्केट के अंदर यानी कि सूरत के अंदर जब काम करते हैं, तब लोगों की एक मेंटालिटी, एक सोच जो है वो छोटी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सूरत में इतनी जल्दी और इस लेवल पे इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करके लेके गए? जी, उसके लिए मैं चाहूंगा कि फॉरम मैडम बताएं कुछ, क्योंकि सूरत तो उन्होंने ही डेवलप किया है, मैंने तो सपोर्ट दिया है जस्ट। एक्चुअली सर, पहले तो नो सुनने की आदत डाल दो, ये बहुत जरूरी है। पहले से ही हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हम किसी को भी बताते हैं तो उसको कुछ अच्छा देने के लिए जा रहे हैं, नहीं कि कुछ उससे कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, राइट? तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो डे 1 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने जिसको भी टारगेट किया, नहीं जिसको भी मैंने बिजनेस बताया ना, तो उसके ही फायदे मैंने बताए हैं। मुझे क्या फायदा होता है ना, वो मैंने कभी भी शो नहीं किया, या तो फिर मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। बस उसको मैं उसके फायदे दिखाती थी और नो के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे कि सोच छोटी होना, ये वो होते ही होते हैं। लेकिन आप लगातार काम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और जिस हिसाब से आपको बताया कि गोल सेट भी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से करेंगे ना। और जो नो आती है ना, उसको जरा भी दिमाग में नहीं लेना है। मैं नो कभी दिमाग में नहीं लेती। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरा पूरा लगभग 1-1.5 साल मैंने घर पे ही लगाया है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मैंने क्या, पिछले दिसंबर से, अभी जो गया 6 महीने पहले से, मैंने नए लोगों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, वापस से लिस्ट बनाया, नए लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया। रोज मैं फोन करती थी, रोज कुछ आते थे, कुछ नहीं आते थे, कुछ होता था, नहीं होता था। ऐसा करते करते गए, तो अभी लॉकडाउन में अच्छे लेग मिलने स्टार्ट हुए, अच्छा काम होना स्टार्ट किया। यानी कि कितना टाइम पहले, अभी हम इतने लेवल पे पहुंच गए हैं, इतना एक्सपीरियंस भी है, होने के बाद भी अगर हमको यानी कि नया लेग डेवलप करने में या नए लेग आने में इतना टाइम लगता है, तो टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो उसके लिए तैयार, टाइम देने के लिए तैयार रहो, ना सुनने के लिए आप तैयार रहो, ये तो होगा ही होगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जितना बिजनेस को सिंपल तरीके से बताओगे या समझाओगे ना, उतना ही इजीली उसके दिमाग में उतरेगा। मैं कभी भी पहले लैपटॉप लेके या पेन पेपर लेके या कनेक्ट मैगजीन लेके नहीं बैठता हूँ। पहले सिर्फ उसको इतना ही समझाता हूँ, भैया दुकान बदलने से तेरे को क्या क्या फायदे होंगे और दुकान बदलवाने से क्या क्या फायदे होंगे। बदलने से अप टू 60% के फायदे होंगे, 50, 55, 60% तक के। और बदलवाने से और ये सारी इनकम मिलेंगी, डायरेक्टर बोनस, एपीबी, कार फंड, ट्रैवल फंड, होम फंड, सब मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। उसको ऐसा लगना चाहिए, करे ये तो बहुत इजी है। अगर आप बिजनेस को इजी करके बता दोगे ना, डुप्लीकेशन भी फटाफट होगा, क्योंकि टफ चीजों का ही डुप्लीकेशन होता है। तो हमेशा सिंप्लीफाइड वे में मोदी केयर करना सिखाओ, आपका डुप्लीकेशन फटाफट होगा। बिल्कुल सही बात है। पहले ही दिन उसको ग्रेजुएट नहीं बनाना है पहले। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ओके,
सर अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग 2 साल 8 महीने में 5 लाख के चेक पे पहुंचे थे, तो तब आपका टाइटल क्या था? हमारा था क्राउन डायमंड मैडम। वाओ सुपर्ब! यानी कि एक क्राउन की इनकम भी 5 लाख हो सकती है। मैडम हमारी क्राउन लेवल पे इनकम हुई थी 5,45,000, ओह! क्योंकि हमारे जो 8 लेग थे उसमें से 7 लेग से हम हैवी एलपीबी लेते थे, हैवी एलपीबी। ओके। हमारा 3 लाख से ऊपर एलपीबी आता था जब हम 5,45,000 की महीने की इनकम पे पहुंचे। हाँ, हाँ। उस वक्त क्या था मैडम, एक आजादी बोनस करके आया था 5 करोड़ का, शायद ओके। पता हो या ना हो। हाँ पता है सर। 5 करोड़ रुपए कंपनी ने बांटे थे और उसमें कंडीशन यही थी कि वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसीडी लेवल से 5 करोड़ में से शेयरिंग लेना स्टार्ट हो सकता है। हम्म। हमको बहुत बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उसमें कंडीशन ही ये थी कि आप एसईडी हो और 2 लेग से एलपीबी आ रहा हो तभी आपको वो शेयरिंग मिलेगा। अगर प्लेटिनम हो और 3 लेग से एलपीबी आ रहा हो तभी 5 करोड़ में से शेयरिंग मिलेगा। प्रेसिडेंट हो और 5 लेग से एलपीबी आ रहा हो तभी शेयरिंग मिलेगा, और क्राउन हो और 7 लेग से एलपीबी आ रहा हो तभी आपको उसमें से शेयरिंग मिलेगा। और 15 महीने का क्राइटेरिया था और पूरे 15 के 15 महीने हमने उसमें से शेयरिंग लिया है, और हमारा वो 5 करोड़ में से शेयरिंग आया था 8,20,000 रुपए। ओह वाओ! जो अल्पेश सर का करीब करीब आया था 14 लाख रुपए, हमारा हाँ। आया था 8 लाख रुपए 5 करोड़ में से शेयरिंग। वाह! ये होता है कि हम स्ट्रक्चर पे बिलीव करते थे। मेरा कैलकुलेशन और स्ट्रक्चर पे कमांड बहुत ज्यादा है। मैं और डेप्थ दोनों को साथ में बिल्ड करने की सलाह देता हूँ। ओके। विड्थ करने से आपका टाइटल तो आ जाएगा पर पे आउट नहीं आएगा, राइट। मेन है पैसा। तो एक एक लेग को बिल्ड करते जाओ और उसको कम से कम सीनियर डायरेक्टर और 1 लाख जीबीवी वाला लेग ना बनाओ तब तक उसके पीछे लगे रहना है। यस। आपको एलपीबी ना मिले तब तक आपको उसके पीछे लगे रहना है, और फिर उसको यही सिखाना है ताकि वो जल्द से जल्द एलपीबी लेना स्टार्ट कर दे। मेन इनकम है एलपीबी। आप जो हो उसको एलपीबी ना आने लगे तब तक उसके पीछे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। ग्रेट। हमारे सर और एक लीडर है केतन रावल, जो प्लेटिनियम डायरेक्टर है, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर। मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ। केतन जी प्लीज पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, बिजनेस में उसको लाए और स्टार्ट करवाया, तो उसको सर आइडियली कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं? इसका उसका शेड्यूल है और वो सब। अगर उसका माइंड सेट सर हो गया है ना, आप उसका विजन क्लियर करवा पाए हैं कि मोदी केयर से उसको क्या मिल सकता है, अगर उसका विजन क्लियर आप करवा पाए हैं तो वो टाइम खुद ब खुद निकालेगा और सारी ट्रेनिंग खुद ब खुद अटेंड करेगा। अल्पेश सर बहुत बढ़िया कहते हैं कि मैं माइंड सेट ही करवाता हूँ और कुछ करवाता ही नहीं हूँ, बाकी सारी ट्रेनिंग अर्पिता मैडम की अटेंड कर लो या कोई और ट्रेनर की अटेंड कर लो और सीख के काम स्टार्ट कर दो। पर सबसे ज्यादा जरूरी है उसका विजन क्लियर होना और माइंड सेट होना कि मैं मोदी केयर क्यों कर रहा हूं, मुझे मिल सकता है, क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है। अगर उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसको ऐसा एहसास आपने करवा दिया, फिर और कोई काम बाकी नहीं रहता है, सारी ट्रेनिंग वो खुद ले लेगा और खुद स्टार्ट कर देगा। बस सिर्फ विजन क्लियर करवाओ, माइंड सेट करवाओ, आप जंग जीत जाओगे। यस, ये तो करवाना ही करना है, क्योंकि वो करेंगे तभी जाके वो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेंगे और काम करने के लिए तैयार होंगे, राइट। तो वो माइंड सेट आज जरूरी है उसको एक्शन करवाना। क्या करना पड़ेगा, बोलो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, मोदी केयर से क्या चाहते हो, ये सारा उसके पास लिखा हो। देखो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं लेकिन कभी भी कोई सामने बैठ के लिखवाता नहीं है। फिर उसके पास लिस्ट भी बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद तुरंत ही उसको बोलो कि चलो अभी इसको आप कॉल करो और ऐसे कॉल करो और इनविटेशन फिक्स करो, और फिर उसके साथ मीटिंग फिक्स करके उसके साथ मीटिंग करने के लिए जाओ, और वो लगातार 1 वीक तक रोजाना उसके साथ जाओ, तो तब जाके वो डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने देखा है कि जो बंदा जुड़ गया और 1 वीक में 1 बार मीटिंग कराया, महीने में 1 या 2 बार मीटिंग करवाया, तो वो आपका इक्का नहीं है। हाँ, वो बहुत बिजी हो जाता है, भले ही आपने कितना माइंड सेट कराया, कितना भी लिखवाया हो, कुछ भी करवाया हो, ये तो सबके साथ करवाना ही है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो सामने से बोलेंगे भी चलो मुझे ये करना है, राइट। तो ये मैंने एक्शन बताया, वो एक्शन तो सबके साथ करवाना ही करवाना है, लेकिन उसमें से कुछ लोग आपको दौड़ाएंगे,
और उसके साथ आपको दौड़ना पड़ेगा। यस, थैंक यू, ठीक है, हर एक दौड़ेंगे। यस सर। हमारे और एक लीडर है डॉक्टर चिराग सोलंकी, सॉरी। जी जी सर। अच्छा, और एक लीडर है डॉक्टर चिराग सोलंकी, उनको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। प्लीज सर बताइए। वेलकम मितेश सर जी और फोरम मैडम जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि एज अ मेल मितेश सर, आप कौन कौन से डेमो ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोगों को दिखाने के लिए? हमारे पास चिप तो है ही एक और, लेकिन उससे अलावा आप कौन कौन से डेमो ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज ए जेंट्स? ओके, एज अ मेल मेल लीडर? जी जी जी। मैं तो अलग अलग टाइप के डेमो प्रीफर करता हूं लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जेंट्स को वो स्टेरी क्लीन वाले, टूथपेस्ट वाले और वो सारे डेमो करने में पता नहीं कहां से शर्म आ जाती है। पहले तो मैं ये सभी डेमो करता था, मैं खुद भी करता था, पर कई सारे जेंट्स को ऐसा होता है, यार ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, ऐसा आओ मैं करवानू मैम। तो उनके लिए मैं बताता हूँ सिंपल वे में, कुछ 4-5 डेमो मैं दिखाता हूँ, वो आप दिखा सकते हो। आपको अपनी बैग में एक डीओ रखना है। मैं वेलोसिटी का डीओ यूज करता हूं, तो वो मेरी डेमो बैग में रहता ही है। मैं सामने वाले के ऊपर स्प्रे करके दिखा देता हूं, देखो। हाँ, बहुत बढ़िया है। इचिंग नहीं होता है, तुरंत सूख जाता है, राइट। यानी कि उसको डेमो ये करके दिखा दिया। दूसरा डेमो मैं करता हूँ सेलोन हेयर ऑयल। ढक्कन खोलता हूँ, हाथ में एक ड्रॉप डालता हूँ, देखो जरा भी चिपचिपा है, बोले नहीं है, अरे बाप, बोले स्मेल कैसी है, वो स्मेल भी बहुत बढ़िया है। ये डेमो हो गया। तीसरा डेमो में करके दिखाता हूँ अपनी सुपारी, सिल्वर कोटेड, यस, राइट, सिल्वर कोटेड इलायची, इलायची, इलायची उसको 2-3 खिला के दिखा देता हूँ, वो डेमो हो गया, राइट। फिर पान मसाला और शाही पान और शाही मुखवास, ये सब कुछ मैं उसको खिला के दिखा देता हूँ, ये डेमो हुए। जरूरी नहीं है कि आपको वो सब मिला के पानी में डाल के वो सब पानी में डालने वाले ही वो डेमो खिलाती है सारे। ऐसे आमिर खान 3 इडियट्स में चटनी गिरा के वो जूते का दाम निकलवा लेता है, वो डेमो ही है। तो आप कोई भी 4-5 डेमो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही डेमो करवाना। फेस वॉश का भी डेमो कर कर सकते हो। फेस वॉश का मुंह धुलवा के उसको इंस्टेंट ऐसे चमकदार स्किन हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, जैसे वो उसकी साबुन वाली एड में दिखाते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। तो डेमो करके आप किसी की भी प्रोडक्ट, अपनी कोई भी प्रोडक्ट का यूज करके बता सकते हो, उसे भी डेमो ही कहा जाता है, राइट। कई जगह पे मैं ऐसे डेमो करके भी दिखाता हूँ। ग्रेट। सर हमारे और एक लीडर है आशा बेन कानानी, जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। सो वो आपको कुछ पूछना चाहते थे, प्लीज। जी सर। थैंक यू सर एंड मैडम, आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिला और हम ज्यादातर तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में से ही मोदी केयर में आई, बहुत सारे लोग से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं इसको इफेक्टिवली कैसे इंसिस्ट करूं कि वो लोग मेरे साथ जुड़े। वैसे मेरा 1.25 लाख का अभी चेक भी आ रहा है, फिर भी उसका वहां पे 60-70 भी नहीं आ रहा है, फिर भी अभी नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसी ट्रिक बताया कि जैसे मैं उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर पाऊं। देखो, पहले तो आप कन्वर्ट करने का मत सोचो, क्योंकि जैसे आपने मोदी के साथ शादी कर ली होती ना, वैसे कई सारे लोगों ने भी ऐसा किया होता है। तो आप ऐसे मत सोचो कि कैसे मैं उसको कन्वर्ट करूं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अपना बेस्ट दिखाइए, बेस्ट बताइए, क्योंकि कंपैरिजन भी करने की जरूरत नहीं, बस आप अपना बेस्ट बता दीजिए कि भाई ऐसा ऐसे में आता है, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होता है वो अपने अच्छे के लिए करेगा। तो आप ऐसी कोई ट्रिक ही है ही नहीं है, सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है आगे बढ़ने की। जो हमने बताया ना, हम ऐसे ही करते, सामने वाले को समझते हैं उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम उसको बताते हैं। तो अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हो तो पहले आप उसको सुनो, समझो उसको क्या चाहिए, राइट, और फिर उसको पूछो कि जो आपको चाहिए वो आप जो कर रहे हो उसमें से मिलेगा, आप श्योर हो, ये पूछना बहुत जरूरी है, राइट। अगर वो अदर कंपनी में है, राइट, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई उसको मर्सिडीज भी चाहिए, उसको बड़ा घर भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, राइट, तो ये सब कुछ ईएमआई के बिना नहीं आएगा। तो वो कंपनी टिकेगी तो ईएमआई भर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं भर पाएगा, राइट। तो उसको पूछो कि तुमको नेटवर्क मार्केटिंग से क्या चाहिए, और तुम जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हो क्या उसमें से मिलेगा। मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ कि आप डैम श्योर हो, तो एक बैकग्राउंड अच्छा होना बहुत जरूरी है। कई
सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें चेक आता है लेकिन उसका भविष्य कुछ भी नहीं है, वो कब जाके बंद हो जाएगी। जैसा भी नेस्विस बंद हो गई, इतनी पुरानी कंपनी चल रही है लेकिन अच्छे अच्छे लोग निकल गए, समझो वो बंद होने के आरे पर ही है। ऐसा ही होता है कि आपको ये समझाना है ना, वो क्लियर कट उसको बताने पड़ेंगे, और वो भी उसके लिए, वो सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस हम थोपे जा रहे, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बात बताऊं, हमने आज तक कभी भी कोई भी कंपनी के लीडर को के बारे में कभी खराब नहीं बोला है। कोई कंपनी खराब होती नहीं है, और अगर उसको जानना है तो हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। मोदी केयर क्या है, अगर वो चाहता है कि कंपैरिजन मुझे करके दिखाओ, तभी मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। बाकी हम कंपैरिजन भी नहीं करते हैं, सिर्फ मोदी केयर अच्छा है ये आप पूरा बता दो, राइट। हमको हमारी लाइन लंबी करते जानी है, किसी की भी लाइन मिटानी नहीं है। ओके, ग्रेट। और सबसे Thank you, बढ़िया sir. रास्ता ये है कि आपका पे आउट बना के दिखा दो। देखो, मैं तो यही मानती हूँ कि आपका पे आउट ही बोलता है, यस क्योंकि यस सही बात है ना। True, तो ma'am. बस आशा बेन वही करो, इतना बढ़िया पे आउट बना दो कि सामने से वो आपका कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, मैं मुझे बस। मोदी से जुड़ना है। यस सर, Yes, ma'am. मैम मैं आपको कमिटमेंट, मैंने 3 महीने में मैं 2 लाख का चेक करके ही दिखाऊंगी। तथास्तु। और नेटवर्कर के Thank पीछे भागने की जरूरत नहीं, फ्रेश लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। फ्रेश लोगों के पीछे भागो, नेटवर्कर के पीछे भागना छोड़ दो। हाँ, सही बात है, सही बात है। राजेंद्र भाई, आप पूछ सकते हैं, फटाफट पूछिए। सर 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट। आखिरी 5 मिनट, काफी टाइम ले लिया है हमने। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि आपके वहाँ पे जो आपकी जो टीम है, उनको सुबह 7 बजे ट्रेनिंग के लिए तैयार करती है, तो वो कैसे करते हैं मैडम? सुबह 7 बजे ट्रेनिंग के लिए तैयार करती हूँ। हाँ मैडम, वो कैसे कर लेते हैं आप? सुबह में 7 बजे मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं दिया है। मैंने जस्ट रिसेंटली अभी सुना है कि आपने सुबह 7 बजे ट्रेनिंग ली है इसके लिए। सुबह 7 बजे मैं कॉल करती हूँ फॉलो अप के टीम में जब मैं उठ जाती हूँ, मैं फोन करती हूँ, कॉल करती हूँ, लेकिन 7 बजे में मीटिंग कभी भी नहीं किया है। शायद किसी ने, वो कहते हैं ना, वो कई सारे नेटवर्क बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वो बड़ा चढ़ा के बोला होगा, लेकिन मैंने कभी। मैडम के फोन कॉल सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं, ये मुझे पता है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अच्छा मैम, जो नई टीम बनती है तो आप बेसिक कौन कौन सी ट्रेनिंग कैसे करते हो? होम मीटिंग में करते हो या हॉल में ट्रेनिंग रखते हैं आप लोग, जब नया कोई भी लेक चालू होता है आपका नए लोगों के लिए? अच्छा, नए लोग लेक जो भी चालू होता है ना, तो उसमें क्या करती हूँ, ज्यादातर मैं प्रीफर करती हूँ कि वो लोग सेमिनार में आए, क्योंकि जो हमसे जुड़े होते हैं वो ज्यादा हमारी बात नहीं मानते, लेकिन दूसरे से वो ज्यादा इंस्पायर होते हैं, राइट। और दूसरा कि हम उनके रेगुलर टच में होते हैं, तो रेगुलर वे में कुछ ना कुछ उसको सिखाते ही रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम लोगों ने एक अलग अलग डिवीजन कर दिया था और लेक वाइज हम लोग जाते थे, राइट। लेकिन जब नया लेक शुरुआत करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसमें उसको मर्ज कर देते हैं। भाई छोटा लेक है, 3-4 लोग हैं, तो उसमें उनको बुला लेते हैं, वे 2 लेक के एक साथ हम लोग करते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि तो रात दिन चलता रहेगा, पूरी रात चलेगा। जी नहीं, सर। पर आज बहुत सीखे। सबसे इम्पोर्टेंट ये, मुझे तो ये जो चीज टच कर गई कि क्राउन लेवल पे भी ये चेक आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है मैम। मैं आपको और एक स्ट्रक्चर बता सकता हूँ जिसमें आप प्लेटिनम लेवल पे 10 लाख का चेक ले सकते हो। अच्छा, बताइए। प्लेटिनम लेवल पे 10 लाख का चेक, यानी कि आपके 4 लेग एसईडी होने चाहिए। ओके, चारों एसईडी के नीचे और 16 एसईडी, अरे सॉरी 12 एसईडी, और उसके नीचे भी सारे लेग एसईडी या उसके नीचे ईडी। ऐसे करके करीब करीब 85 लोग आपकी टीम में ऐसे हो जाए जो ईडी एंड अबव हैं, और सबका 1-1 लाख पीजीबीवी हो जाए, तो आपका पे आउट 10 लाख बनेगा। अच्छा। यानी कि वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। हाँ। हम हमेशा बताते हैं कि 50,000 पीजीबीवी आप कर सकते हो। हमने ठान लिया था कि हमारे 15 लेग डायरेक्टर हो चुके हैं, राइट। हम तो जीबीडी हैं 14 लेग से, और लेग हमारे डायरेक्टर हो चुके हैं। तब भी हमने सोचा कि यार कभी कॉन्टेस्ट आएगा तो हमको जीबीडी को भी पीजीबीवी करने पड़ते हैं फॉरेन टूर के कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो हमने कहा चलो ट्रायल ही हो जाए एक। तो ये महीने की शुरुआत में हमने तय किया था कि 50,000 पीजीबीवी करेंगे, और हम लग पड़े। और आपको ताज्जुब होगा, अभी आज 31 तारीख है, हमारे करीब करीब 80,000 पीजीबीवी है ये महीने।
हाँ, my क्या God. बात है, लॉकडाउन में। लॉकडाउन में 80,000 पीजीबीवी और वो भी जीबीडी होने के बाद। यस यस। तो यानी कि पीजीबीवी पे फोकस करना है, ये पूरा समीर मोदी आजादी प्लान पीजीबीवी पे ही है। जितने हो सके लोगों के पीजीबीवी हैं नए लोगों को बिजनेस में लाने से। तो नए लोगों को बिजनेस में लाना है, पीजीबीवी बढ़ाना है और टीम में यही डुप्लीकेशन अगर आप करवाते गए, पहली 3 जनरेशन में 85 लोगों को अगर आपने 50,000 प्लस पीजीबीवी वाले एज सीनियर डायरेक्टर एंड अबव बना दिया, जिनकी ओर से हमको एलपीबी मिलता है, राइट? 85 लोग 50,000 पीजीबीवी करेंगे, कितने पीजीबीवी होंगे सर? 42 लाख पीजीबीवी, जिसका हमको पहली 3 जनरेशन से 5% एलपीबी पॉइंट मिलता है, राइट? करीब करीब हो जाता है उसमें 2.5 लाख के आसपास प्योर पीजीबीवी आ रहे, सॉरी एलपीबी पॉइंट 2.5 लाख के आसपास एलपीबी पॉइंट होता है और ₹2.5 है, ₹2.5 एक पॉइंट की वैल्यू। करीब आपका 6.25 लाख बनेगा एलपीबी और बोनस, ट्रेवल फंड, होम फंड, कार फंड सब मिला हो जाते हैं, आपका पे आउट बनेगा 10 लाख रुपए महीने का। वाओ। पहली 3 जनरेशन में सिर्फ सीनियर डायरेक्टर एंड अबव 85 लोग बना दो, ये आपका सबका टारगेट जिसको 10 लाख पे पहुंचना है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में मास्टर ही है। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों को टारगेट लेना है कि आपको कैसे भी करके 50,000 पीजीबीवी करने ही करने बिल्कुल, हैं। आप ये अभी अब जून महीने में आप टारगेट ले लो कि आपको कैसे भी करके 50,000 प्योर पीजीबीवी करने हैं। वो 2 लेग से आए तो 25,000, 3 लेग से आए 17,000 और जैसे भी 4 लेग से आए तो 12,500 पर 50,000 पीजीबीवी आपको करके दिखाने हैं, तभी आप रोल मॉडल बनोगे अपनी टीम के लिए। और वो लोग भी डुप्लीकेशन ऐसा करते गए, आने वाले 6 महीनों में मैडम आप 10 लाख महीने की इनकम पे होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, आज एक पुशअप मिल गया कि फटाफट बस 8 लाख के पहुंचना है हमको। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। अच्छा सर, आपकी वो ट्रॉफी है ना जीबीडी की, जी वो दिखा सकते हैं आप? हाँ एक्चुअली सर घर का फोटो क्या है, 2 मिनट में दूसरी मीटिंग स्टार्ट 2 करनी मिनट में है। दूसरी। ओ सॉरी Okay, चलिए no ठीक है, कोई problem, बात no नहीं, problem. हम बाद में आप बात करते जीबीडी हैं। डेफिनेटली अभी 2 महीने के अंदर बन जाओगे सर, आपकी भी ट्रॉफी आ जाएगी। नहीं, हमको चेक पे फोकस करना है, फोकस हमारा पूरा चेक पे है। यस यस। ओके, और थैंक यू वेरी मच सर। आपको सुनने के बाद तो यही करना है। यस यस। थैंक यू सर, Thank थैंक you यू so वेरी much. मच। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र सर, अवनी मैडम। Thank you. थैंक यू सो Thank मच। you so सर much. एंड मैम। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय। फ्रेंड्स, आपने मितेश सर और वो सुना, फॉरम मैडम को सुना आपने। मैं